नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का अंबेडकर अध्ययन केंद्र संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर ये जो राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित कर रहा है, ये अपने आप में एक नया नवाचार है, एक अनोखा नवाचार है। और हम बार बार ये दावा करते रहे हैं कि भारत के संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पे जो चर्चा चल रही है, 7 सत्र पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं और 8वां सत्र पर चर्चा अब चल रही है। आप जानते हैं 16 मई 1949 से संविधान सभा का 8वां सत्र शुरू हुआ। 16 जून 1949 तक लगभग 1 महीने तक संविधान सभा का ये 8वां सत्र चला। इस 1 महीने में 23 दिन संविधान सभा की बैठकें हुई। हम कोशिश करते हैं कि मोटी मोटी सारी बात उस दिन किस विषय पर चर्चा हुई वो सारी आपको जानकारी में लाई जाए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बड़ा आनंद आ रहा होगा। जिस तरह से आप लोगों के मैसेज आते हैं, जिस तरह से आप लोग सक्रिय अपनी भूमिका निभाते हैं, वो वाकई में बहुत अच्छी है। मैं मेरे यूट्यूब के साथी और जो जूम के साथी, जूम वाले मेरे इस साइड दिखाई देते हैं और यूट्यूब वाले साथी मुझे इस साइड दिखाई देते हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों 2 दिन का अवकाश हुआ, इसके बाद में भी मुझे कई लोगों ने मैसेज किया, सर आज बैठक नहीं हो रही है क्या। अरे मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सक्रिय रूप से जुड़े ही नहीं। जब अपने को पता है कि संविधान सभा में 21 मई और 22 मई 1949 को कोई बैठक हुई नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे बैठक कर सकते हैं, ये बात भी तो आपको मालूम होनी चाहिए। 23 मई 1949 को संविधान सभा की बैठक हुई, तो हम भी आपके समक्ष हाजिर हैं। हमारी तो खूबसूरती इस कार्यशाला की यही तो है कि हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं दिनों पर चर्चा की जाए जिन दिनों संविधान सभा की बैठक हुई, और जिस दिन संविधान सभा की बैठक नहीं हुई उस दिन हम भी बैठक नहीं करते। एक्चुअली में इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर है मीणा साहब, डॉक्टर राजेंद्र जी मीणा साहब, इसके पीछे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहब सुबह सुबह 7 बज के एकदम तैयार होकर इस वर्कशॉप से जुड़ जाते हैं और 21 तारीख को जुड़े ही नहीं, तो घर वाले भी पूछेंगे कि आज क्या हुआ, तो चर्चा होगी कि भाई 21 मई 1949 को संविधान सभा की बैठक ही नहीं हुई, 22 मई 1949 को संविधान सभा की बैठक नहीं हुई। हम भी तो यही चाह रहे हैं, हम भी यही चाह रहे हैं कि हमको सारी बातें समझ में आए कि वाकई में क्या हो रहा है। तो हमको आज स्टार्ट करना चाहिए, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 23 मई 1949 को संविधान सभा में जिस विषय पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो विषय था ऑर्डिनेंस। आप जानते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर देता है। यूट्यूब के जो साथी है वो प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की पावर देता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होता है, लेकिन अनुच्छेद 123 का जो हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव पावर, यानी अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति है, नंबर 1। दूसरी बात, इस बात पर चर्चा होगी कि ये राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर होनी चाहिए या लेजिस्लेटिव पावर होनी चाहिए। दूसरी, इस बात पर चर्चा होगी कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा उस अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगला सत्र जिस दिन प्रारंभ होगा उसके अगले 6 सप्ताह तक ऑर्डिनेंस जीवित रहेगा। इस विषय पर भी चर्चा होगी कि क्या राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाने वाला ये जो अध्यादेश है वो इतनी अवधि तक के लिए जारी रहना चाहिए। कोई कहेगा 30 दिन के लिए होना चाहिए, कोई कहेगा 4 सप्ताह के लिए होना चाहिए, तो बहुत सारी बहस होगी। आप ये भी जानते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 ये भी कहता है कि जब दोनों सदन सत्र में नहीं हो तब ऐसी स्थिति में ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। मैं आप लोगों से आज एक प्रश्न पूछता हूँ, हंसराज जी, आदत लग गई है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मेरे YouTube के साथियों के लिए भी प्रश्न है और आप लोगों के लिए भी प्रश्न है। जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 ये कहता है कि संसद का अधिवेशन नहीं होने पर ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, और संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, आप जानते हैं। अच्छा, लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है और राज्यसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है क्या? एक सदन की बैठक चल रही है और एक सदन की बैठक नहीं चल रही है, तो क्या ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है? मेरे राहुल भाई कह रहे हैं नहीं जारी किया जा सकता, विनय भाई भी कह रहे हैं नहीं किया जा सकता, विराट भाई भी कह रहे हैं नहीं किया जा सकता, बेबी जी कह रहे हैं
नहीं किया जा सकता। हाँ, सुगना जी, दुर्गा जी कह रहे हैं कि नहीं जारी किया जा सकता, तो मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, जारी किया जा सकता है। आई ना बात मजे की, जारी किया जा सकता है। संसद में 2 सदन होते हैं और 2 सदन में से एक सदन की बैठक चल रही है और एक सदन की बैठक नहीं चल रही है, तब भी जारी किया जा सकता है अध्यादेश। यही तो कंफ्यूजन दूर करना है। आज संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर इस प्रश्न का जवाब देंगे कि एक सदन का अधिवेशन चल रहा है और एक सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा है, तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता। क्यों जारी किया जा सकता? क्योंकि अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद का अधिवेशन नहीं हो, और संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, क्योंकि कानून जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर बनाएगी। आप लोग जानते हैं कानून बनाने के मामले के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त है। तो एक पहिया नहीं है, दूसरा पहिया है, तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है। ये बात मालूम होनी चाहिए। देखो भाई, जूम वालों तुमसे भारी पड़ रहे हैं, यूट्यूब वाले, यूट्यूब के साथ ही कह रहे हैं कि किया जा सकता है, तो आपको भी इस तरह से बातें मालूम होनी चाहिए भाई, नहीं तो मजा नहीं आएगा। चलिए, ये लीजिए, सोमवार है, उस दिन 23 मई है, सोमवार है। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद के सरकारी रिपोर्ट विषय आ रहे हैं अनुच्छेद 67 क, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102 तथा अनुच्छेद 102 क। ध्यान रखना, ये वर्तमान के अनुच्छेद नहीं है, ये उस समय के अनुच्छेद है। शाम को 5 बजे बैठक हो रही है। शाम को 5 बजे बैठक क्यों हो रही है? क्योंकि कांग्रेस की कार्यकारिणी की मीटिंग थी देहरादून, सदस्य वहां पर गए हुए थे, वो वापस लौटे तो लेट हो गए थे, तो सोमवार को सुबह बैठक ना करके शाम को बैठक की गई। इसका कारण मैंने आपको बताया था। अध्यक्ष ने कहा ओके, अब 67A पर चर्चा करेंगे। तो अंबेडकर साहब कह रहे हैं, श्रीमान मैं सभा से इस अनुच्छेद को वापस करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव रखता हूं। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि पेश ही नहीं किया तो वापस करने का तो मत ही नहीं है। पोकर साहब कह रहे हैं नहीं, उसको ले लिया गया था और वो सभा के अधिकार में है, इसलिए अब वापस लेना हो तो उसके लिए सभा से पूछना होगा। तो अध्यक्ष कह रहे हैं ठीक है, मुझे खेद है कि मुझसे गलती हुई। इस अनुच्छेद को वापस करने के पक्ष में डॉक्टर अंबेडकर अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, श्रीमान मेरी ओर से तर्क है कि जैसा कि मैंने गत अवसर पर कहा था कि संसद में कुछ व्यक्तियों के नाम निर्देशन के लिए हमने एक उपबंध रखा था। आप लोगों को याद होगा 4 दिन पहले की बैठक में मैंने ये बताया था कि इस प्रकार का एक अनुच्छेद लाया जा रहा है जिसमें ये कहा गया कि जब भी कोई बिल किसी संसद के किसी सदन में रखा जाएगा तो उस बिल से संबंधित 3 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा और वो मनोनीत 3 जो व्यक्ति है वो उस बिल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वो 3 व्यक्ति जो मनोनीत है वो तब तक रहेंगे जब तक कि उसकी बिल के ऊपर चर्चा होती। ऐसा प्रावधान लाया गया था। मैंने 4-5 दिन पहले इस विषय पर आप लोगों से चर्चा की थी। लकी भाई क्या कह रहे हैं, सर प्रेजेंट आर्टिकल भी साथ में बता दीजिएगा। एक्चुअली प्रेजेंट आर्टिकल में बड़ा अंतर आ गया है, बहुत सारे अंतर है, क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद संविधान जब बन रहा था तो उसमें बहुत सारे अनुच्छेद नहीं थे। नागरिकता वाला जो भाग है वो पूरा का पूरा इनिशियल स्टेज में गायब था, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं वर्तमान के अनुच्छेद जोड़ के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बताने की कोशिश जरूर करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। खैर, तो वो कह रहे हैं कि भाई इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने 15 व्यक्तियों के मनोनयन का सिस्टम रखा था। 12 व्यक्ति राज्यसभा में मनोनीत किए जाएंगे और 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जो उस बिल से संबंधित व्यक्ति होंगे जो इस बिल पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। फिर आज अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि 3 जो व्यक्ति मनोनीत होंगे उस कॉन्सेप्ट को हम खत्म कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार का मनोनयन का सिस्टम हमारे यहाँ पर राज्यसभा में हो। वो आगे ये भी कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब वो ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादातर मनोनीत सदस्य नहीं होने चाहिए, ज़्यादातर वे लोग होना चाहिए संसद में जो जनता के द्वारा चुने गए। वो क्या कह रहे हैं, 15 व्यक्तियों को ध्रुव श्रेणियों में विभाजित किया था, अर्थात 12 व्यक्ति तो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के और 3 व्यक्ति विशेष बिल से संबंधित होंगे। इस प्रकार का हम सिस्टम कर रहे हैं कि नाम निर्देशन वाले जो व्यक्ति है उसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर वो व्यक्ति होने चाहिए जो चुन कर आए। इसके बाद में सभा की अनुमति से इस अनुच्छेद को वापस ले लिया। इसका मतलब है कि अब राज्यसभा में जो 3 व्यक्ति बिल से संबंधित मनोनीत होने वाले थे वो सिस्टम अस्तित्व में नहीं आएगा। आप जानते हैं, जैसे मेरा एक भाई लकी भाई ने प्रश्न भी पूछा कि वर्तमान अनुच्छेद को जोड़ के बताइए, तो भारतीय संविधान का जो वर्तमान अनुच्छेद 80 है उस 80 में
राज्यसभा में जो 12 व्यक्ति मनोनीत होते हैं उसके बारे में उल्लेख कर रखा। वहीं पर ये प्रावधान करना चाह रहे थे कि 3 व्यक्ति ऐसे भी मनोनीत किए जाए जो बिल से संबंधित हो। ये सिस्टम खत्म कर दिया गया। ये बिल जो अम्बेडकर साहब ने रखा था वो वापस ले लिया, ये संशोधन वापस ले लिया, आप ऐसा समझ लीजिए। इसके बाद में अनुच्छेद 92 से 99 तक के संदर्भ में डॉक्टर अम्बेडकर साहब कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमको सीधा अनुच्छेद 100 पर जाना चाहिए, क्योंकि ये 92 से 99 वाले जो अनुच्छेद है वो धन विधेयक से संबंधित है, उस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद में अम्बेडकर साहब कह रहे हैं जी हाँ, स्थिति ऐसी है जब अनुच्छेद 90 पर वाद विवाद हो रहा था तब मैंने सुझाव दिया कि वाद विवाद समाप्त नहीं किया जाए और उसके ऊपर मत ना लिया जाए, क्योंकि अंतिम क्षणों में मैंने इस अनुच्छेद में एक कमी मालूम की जिसको दूर करना मैंने आवश्यक समझा, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में सेठ गोविंद दास जी आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं, जैसे मेरे एक भाई ने प्रश्न भी पूछा, हमारी जो संसद है उस संसद में अनुच्छेद 120, लकी भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 120 ये कहता है कि संसद में कौन सी भाषा में विचार व्यक्त किए जाएंगे। आप हिंदी में विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप अंग्रेजी में विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप अपनी मातृभाषा में भी विचार व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा संविधान हमारा कहता है आज का अनुच्छेद 120। तो सेठ गोविंद दास जी एक प्रश्न कर रहे हैं कि भाषा के संदर्भ में अनुच्छेद का क्या हुआ। तो वो क्या कह रहे हैं, सभापति जी आर्टिकल 99 से हमारी भाषा का संबंध है, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आर्टिकल 92 से 99 पर अभी विचार नहीं किया जाएगा तो फिर धारा 99 पर कब विचार किया जाएगा। आर्टिकल जो 99 है उस समय की बात कर रहा हूं, वो भाषा के संदर्भ में, और आप अभी कह रहे हैं कि इस पर चर्चा नहीं करनी, तो फिर कब चर्चा करोगे भाषा के संदर्भ में। आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 भाषा के संदर्भ में ही उल्लेखित करता है। तो सेठ गोविंदा जी ने ये प्रश्न पूछा, तो अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं, अभी तक मेरे पास कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है और मुझे मालूम नहीं है कि जो अनुच्छेदों का जो अनुवाद किया जा रहा है भारतीय भाषा में वहाँ कहाँ तक हो गया, अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। साथ साथ में पैरेलल भारतीय संविधान का अनुवाद भी चल रहा है, तो मुझे संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो सेठ गोविंदा जी फिर कह रहे हैं, अरे मेरा सवाल आर्टिकल 99 के बारे में है, उस पर आप विचार विमर्श कितने दिन तक स्थगित कर रखे हो ये मुझे बताइए। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि मैं ठीक नहीं बता सकता हूं कि उसके ऊपर कब चर्चा होगी। तो सेठ गोविंदास जी कह रहे हैं, तो क्या मैं इस तरह से समझूं कि जितने आर्टिकल हम यहाँ पर पास कर चुके हैं उतने आर्टिकल का अनुवाद हो जाने पर और वह आपके पास पहुंच जाने पर आर्टिकल 99 न लेने पर भी हम उन सभी धाराओं पर विचार कर सकेंगे। ऐसे ही कुछ प्रश्न वो पूछ रहे हैं। कौन, सेठ गोविंदास जी, जिनका लगातार प्रश्न भाषा के संदर्भ को लेकर रहा है। वो ये चाहते हैं, सेठ गोविंदास जी ये चाहते हैं कि भारत का संविधान विदेशी भाषा में ना लिखा जाए, भारत का संविधान हमारी भारतीय भाषा में लिखा जाए। आप लगातार उनको देखेंगे, कभी न कभी इस विषय पर वो चर्चा करते हुए आएंगे। अरे गलत नहीं होगा, आप आराम से आंसर दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है कि जब आप प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वर्कशॉप है ना, ये सेमिनार संगोष्ठी तो है नहीं। वर्कशॉप की खूबी यही है कि आप जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछिए, और मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उसका जवाब दूं। इवन मेरा तो ये भी दायित्व बनता है कि मैं उससे रिलेटेड आंसर देने की भी कोशिश आपके सामने करूं। तो जूम वाले और यूट्यूब वाले सभी साथियों का टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, और पूछना भी चाहिए। वर्कशॉप की यही तो खूबी है। अब आ रहा है अनुच्छेद 101। वो क्या कह रहा है, अनुच्छेद 101 में एक्चुअली में एक प्रावधान किया जा रहा है कि भाई हमारे जो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 105 है, जो संसद के विशेषाधिकारों के, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख कर रहे हैं, उसमें जो संसद के जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी की भाषा में कौन आता है, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, इस तरह के लोग आते हैं। उसी विषय पर चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ ऐसे लोग भी जो संसद की कार्यवाही में मदद करते हैं, उन लोगों को भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया। तो वो भी संसद के पदाधिकारी आएंगे, उनके किस प्रकार से अधिकार होंगे उस पर बात की जा रही है। अब आया भाई वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिस पर आज अपने को चर्चा करनी है, और वो करनी है भारतीय संविधान का वर्तमान का अनुच्छेद 123, आर्टिकल 1, 2, 3। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 1, 2, 3 अध्यादेश के संदर्भ में, जैसा मैंने कहा, अगर आप भारतीय संविधान, आज का भारतीय संविधान अगर आप देखेंगे
तो उसका हेडिंग आएगा लेजिस्लेटिव पावर। प्रोफेसर केटी शाह जो संविधान सभा के बहुत एक्टिव मेंबर हैं, वो कहेंगे कि ये जो लेजिस्लेटिव पावर है अनुच्छेद 123 आज का, उस लेजिस्लेटिव पावर का हेडिंग कुछ अलग होना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि भाग 5 के अध्याय 3 के शीर्षक में लेजिस्लेटिव शब्द को हटा दिया जाए और उसके स्थान पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द रखा जाए। यानी अनुच्छेद 123 में जो लेजिस्लेटिव पावर जो शब्द रखा गया, उस लेजिस्लेटिव शब्द को हटाकर उसकी जगह लिख दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। एक्चुअली में प्रोफेसर केटी शाह ये चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, वो अध्यादेश उनकी विधायी शक्ति तो है, पर उसका नाम विधायी शक्ति नहीं होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए असाधारण शक्ति, क्योंकि वो असाधारण परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कभी मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी इस तरह का प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न आएगा? मैंने तो एक दिन इंस्टा पर पूछा भी था लोगों को, अगर याद हो तो। अभी कभी प्रश्न आएगा कि संविधान सभा के किस मेंबर ने राष्ट्रपति की अध्यादेश संबंधी विधायी शक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रखने के लिए संशोधन रखा था? आंसर होगा प्रोफेसर केटी शाह। वो क्या कह रहे? मैं विशेषकर इस पहलू की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कोई शक्ति राज्य के मुखिया अथवा मुख्य कार्यपालिका का हो, वो कार्यपालिका शक्ति के रूप में होनी चाहिए। इसका नाम लेजिस्लेटिव पावर क्यों दिया आपने? ये तो एग्जीक्यूटिव पावर है, ऐसा वो कह रहे। यदि इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई अन्य शक्तियां रखने का प्रस्ताव किया जाता है तो स्पष्ट कर देना चाहिए कि वे शक्तियां असामान्य हैं, अर्थात उनका प्रयोग सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस जो जारी किए जाते हैं वो असामान्य परिस्थितियों में जारी किए जाते हैं। जब वो असामान्य परिस्थितियां हैं तो उसका नाम असामान्य क्यों नहीं होना चाहिए, असाधारण क्यों नहीं होना चाहिए, उनका नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा वो कह रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह। प्रोफेसर केटी शाह, एच वी कामत साहब, नजरुद्दीन जी अहमद साहब, प्रोफेसर सिब्बल लाल जी सक्सेना साहब, हृदयनाथ जी कुंजरू साहब, के संतानम साहब, महावीर त्यागी जी, ये वो सदस्य हैं जो संविधान सभा में आपको लगातार दिखाई देंगे, कभी कोई संशोधन के रूप में या फिर कभी किसी विषय पर वाद विवाद करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राहुल भाई कह रहे हैं शाब्दिक संशोधन। शाब्दिक संशोधन है नहीं, ये एक्चुअल में कंसेप्चुअल है। राहुल भाई, ये जो लेजिस्लेटिव पावर को हटाकर उसकी जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर लिख दो, ये कोई शाब्दिक संशोधन नहीं है, ये एक बड़ा जबरदस्त संशोधन है, क्योंकि इससे पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। तो इसलिए इसको शाब्दिक संशोधन की भाषा में नहीं रखेंगे। खैर, ये सत्य है कि असामान्य परिस्थितियों में, जैसा कि आपात की दशा में असामान्य शक्तियों का प्रयोग आवश्यक तथा न्याय युक्त होगा। अतः मैं समझता हूं कि स्वयं शीर्षक में इस बात को साफ कर देना आवश्यक है कि निश्चित रूप से ये असामान्य शक्ति है जो हमारे द्वारा विधायी शक्ति नहीं कहे जाने पर भी संविधान का रूप ग्रहण कर लेती है। विधायी शक्ति तो कार्यपालिका प्रमुख के पास होनी ही नहीं चाहिए। क्या गजब का कंसेप्ट है प्रोफेसर केटी शाह का। उन्होंने कहा लेजिस्लेटिव पावर तो लेजिस्लेचर के पास होना चाहिए, तो लेजिस्लेटिव पावर कार्यपालिका के पास कैसे हो गई? राष्ट्रपति कार्यपालिका के हेड है और कार्यपालिका के हेड होने के कारण उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होनी चाहिए, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर कैसे हो सकती है? ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में तजमुल हुसैन साहब आ रहे हैं। श्रीमान, अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में प्रोफेसर शाह चाहते हैं कि विधायी शब्द के स्थान में असामान्य शब्द का प्रयोग किया जाए। अनुच्छेद 102 इस बात को स्पष्ट कर देता है कि ये राष्ट्रपति की असामान्य शक्ति है। ये असामान्य होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, परंतु फिर भी वह विधायी शक्ति है। इस कारण से मैं संशोधन का विरोध करता हूं, ऐसा तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं। इसके बाद में वोटिंग हुई और संशोधन अस्वीकार कर दिया गया। प्रोफेसर केटी शाह का ये संशोधन भी अस्वीकार हो गया, संविधान सभा ने इसको स्वीकार नहीं किया। ये बात भी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गई होगी। इसके बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102। अब हम मूल अनुच्छेद पर आते हैं। सर्वप्रथम श्री दामोदर स्वरूप सेठ के नाम से संशोधन है 1792। यह संशोधन पेश ही नहीं किया गया। इसके बाद में एच वी कामत साहब, हरि विष्णु कामत साहब, एच वी कामत साहब संविधान सभा के बहुत एक्टिव मेंबर, संविधान सभा में 1 लाख से ज़्यादा शब्द बोलने वाले लोगों में से हैं एच वी कामत साहब।
उन्होंने अभी सैकड़ों संशोधन संविधान सभा में रखे थे। ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। तो मेरे एक मित्र कह रहे हैं जूम पर कि प्रोफेसर केटी शाह का संशोधन हर बार की तरह इस बार भी अस्वीकार हो गया। बात तो ठीक है, बात तो ठीक कह रहे हैं आप। एच.वी. कामत साहब क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आरंभ में ही मैं इस संशोधन को 2 भागों में पेश करने की अनुमति के लिए निवेदन करता हूं, लेकिन आपके सचिवालय ने उसको एक ही बना दिया, तो मुझे 2 भाग में पेश करने की परमिशन दी जाए। तो अध्यक्ष साहब ने कहा आप ऐसा कर सकते हैं। क्या संशोधन है उनका? वो कह रहे हैं अनुच्छेद 102 के खंड में वैन बोथ हाउसेज शब्दों के स्थान पर लिखो वैन वन और बोथ हाउसेज। एक्चुअली में अब ऑर्डिनेंस पर चर्चा हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि संसद के जब दोनों सदनों की बैठक ना हो तब अध्यादेश जारी किया जाए, या संसद के एक हाउस की बैठक हो रही है और एक की नहीं हो रही है तब अध्यादेश जारी किया जाए। आज मैंने शुरुआत में ये बात कह दी कि संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों। लोकसभा की बैठक नहीं हो रही है, राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही है, जरूरत पड़ गई राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लोकसभा की बैठक हो रही है, राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यसभा की बैठक हो रही है, लोकसभा की बैठक नहीं हो रही है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद का अधिवेशन में होने का सीधा सा मतलब है दोनों सदनों का अधिवेशन में होना, क्योंकि जो बिल है वो उसी स्थिति में पारित माना जाएगा जब दोनों सदन उसे स्वीकार करें। एक सदन की बैठक चल रही है, इसका मतलब संसद की बैठक नहीं चल रही है। ये खुद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब आज आपको क्लियर करते हुए नजर आएंगे, और एच.वी. कामत साहब इससे थोड़े से नाराज भी नजर आएंगे। उस विषय पर भी बात करेंगे। खैर, इसके बाद में आते हैं सरदार हुकुम सिंह जी साहब। सरदार हुकुम सिंह जी, इसके बारे में भी मैंने एक बार इंस्टा पर आपसे प्रश्न पूछा था। आप जानते हैं, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, प्रधानमंत्री इसका हेड होगा, राष्ट्रपति इस सहायता और सलाह पर कार्य करेगा। ऐसा आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। और आप ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो मंत्री परिषद की एड एंड एडवाइस पर ही करते हैं, सहायता और सलाह से ही करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। आप ये भी जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये लिखा हुआ नहीं है कि फला अनुच्छेद में ये लिखा हुआ नहीं है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, कहीं शब्द ही नहीं लिखा हुआ, तो भी हम संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं। और आप ये भी जानते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, बट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का वो पार्ट है। आज सरदार हुकुम सिंह जी संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखेंगे। वो कहेंगे कि इस अनुच्छेद में एक शब्द जोड़िए। क्या शब्द जोड़िए? कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेंगे वो मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ये प्रस्ताव सरदार हुकुम सिंह जी ने रखा कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करेंगे। चर्चा होगी डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इन सब चीजों का जवाब देंगे। डॉक्टर अंबेडकर कहेंगे कि ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं यहां पर, इवन आज संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब के बीच में भी इस विषय पर कई सारे सवाल जवाब होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि अध्यक्ष के पद पर बैठे, वो भी आज कहेंगे कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ये क्लियर करो, ये क्लियर करो। जब इतनी सारी बातें आप संविधान में लिख रहे हो तो ये बात क्यों नहीं लिख देते हो कि मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाएगा। बहुत सारी बातें आज संविधान सभा के अध्यक्ष महोदय और अंबेडकर साहब के बीच में होगी। बहुत सारी बातें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब और संविधान सभा के अन्य सदस्यों के बीच में होगी। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो जरा देखिएगा, सरदार हुकुम सिंह जी पंजाब, पूर्वी पंजाब के मेंबर है, वो क्या कह रहे हैं। तो वो जैसे बोलने लगते हैं तो अध्यक्ष साहब कहते हैं कि आपको मैं बाद में परमिशन दूंगा, अभी मत रखिए।
इसी बीच में आ जाते हैं मिस्टर पोकर साहेब, बी पोकर साहेब, जिनको हिंदी नहीं आती है। पिछली बार मैंने आपको कहा उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। बी पोकर साहब भी अपना एक संशोधन लेकर आ रहे हैं। वो बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं। एक्चुअली में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, वो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, क्या राष्ट्रपति अध्यादेश किसी भी विषय पर जारी कर सकता है? भाई अध्यादेश तो असाधारण परिस्थितियों में जारी किया जाता है ना, जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा है तब जारी किया जाता है। तो संघ सूची है हमारे पास, संवर्ती सूची है हमारे पास, राज्य सूची है। तो क्या किसी भी परिस्थिति में जारी किया जा सकता है? तो किसी भी विषय पर भी जारी किया जा सकता है? या अध्यादेश के संदर्भ में कोई लिमिटेशन है? अध्यादेश के संदर्भ में कोई लिमिटेशन है क्या? या राष्ट्रपति किसी भी विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है? बताइए जरा। अभिजीत सिंह जी राजपूत साहब, हाँ बताइए, लिमिटेशन है ऐसा एक हमारी बहन रक्षा कह रही है। ठीक है, सावन जी कह रहे हैं हाँ लिमिटेशन है। अच्छा, देखते हैं कैसे लिमिटेशन है भाई, अगर आप कह रहे हैं तो है। शिवम भाई यूट्यूब वाले कह रहे हैं है। प्राची जी है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बारे में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखिएगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अध्यादेश उसी विषय पर जारी किया जा सकता है जिस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। अरे भाई, संसद को कानून बनाने का अधिकार जिस विषय पर है उसी विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो संसद की जो लिमिटेशन है वो सेम लिमिटेशन राष्ट्रपति की भी है। ऐसे थोड़ी है कि अध्यादेश जारी करके आप कुछ भी कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, आज का 21 मौलिक अधिकार हमको देता है कि सभी व्यक्तियों को दैहिक स्वतंत्रता यानी जीने का अधिकार प्राप्त है। तो कल राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके ये थोड़ी कह सके चाहो इनके जीने का अधिकार छीन लो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। या जैसे फॉर एग्जांपल कृषि, एग्रीकल्चर इज ए सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, राज्य सूची का विषय है एग्रीकल्चर। लॉ एंड ऑर्डर इज ए सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो कल राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके ये थोड़ी कह सकता है कि कृषि से संबंधित सारे हम जो कह रहे हैं वो कानून लागू होगा। संसद जिन विषय पर कानून बना सकती है उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। आज उसी विषय पर चर्चा होने वाली है। मेरे यूट्यूब के एक साथी कह रहे हैं ओनली यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। बिल्कुल, जिन विषय पर संसद कानून बना सकती है उन विषय पर अध्यादेश जारी हो सकता है, बात खत्म। चलिए, पोकर साहब क्या कह रहे हैं? पोकर साहब कह रहे हैं कि भाई आप ये जो अध्यादेश वाला अनुच्छेद है इसके नीचे एक परंतुक लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? प्रोवाइडेड दैट सच ऑर्डिनेंस shall not deprive any citizen of his right to personal liberty except on conviction after trial by the competent court of law। अध्यादेश जारी कर सकते राष्ट्रपति, इसके नीचे एक परंतुक लगा दीजिए, एक क्लॉज लगा दीजिए और लिख दीजिए ऐसी बातों को छोड़कर जो व्यक्ति भारत के नागरिकों को जो पर्सनल लिबर्टी जो देता है उन बातों को छोड़कर। ये बात जुड़वाना चाहते हैं बी पोकर साहेब। वो कह रहे हैं श्रीमान ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जो प्रत्येक उस नागरिक के मौलिक अधिकार पर प्रभाव डालता है जिसका किसी सक्षम न्यायालय द्वारा मुकदमा किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति किसी के अधिकार को छीन ले, किसी की स्वतंत्रता को छीन ले। पोकर साहब ऐसा कह रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रकार का प्रश्न उनको करना ही नहीं चाहिए। जब आपको मालूम है कि अध्यादेश उन्हीं विषय पर जारी किए जा सकते हैं जिन विषय पर संसद कानून बनाती है, तो बात खत्म हो जाती है। तो बात खत्म हो जाती है। फला विषय पर अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा, फला पर नहीं जारी किया जाएगा, फला पर किया जाएगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं पर भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि जब आप ये कह रहे हो कि संसद का सत्र नहीं होने पर अध्यादेश जारी किया जाएगा, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो काम संसद कर सकती है लेकिन फिलहाल बैठक ना होने की वजह से नहीं कर पा रही है, तब आप कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे विराट भाई है, अभी मैं जैसे आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, डिस्कस करके मैं संविधान सभा की ये जो बहस जो है उसको आपके सामने एज इट इज रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक दिन मैं नहीं आता हूं और मेरे ना आने पर हमने ये सिस्टम कर दिया कि विराट भाई आपके सामने बात को रखने का काम करेंगे। तो क्या विराट भाई कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं क्या? विराट भाई कहेंगे नहीं नहीं मैं ही सर्टिफिकेट के ऊपर हस्ताक्षर करूंगा, मैं ही वो करूंगा? नहीं कर सकते। अरे भाई वो काम ही उनका नहीं है। उनका काम केवल इतना है कि मैं ना आऊं तो ये सारी बात बताने का काम करे। वो सीधी सी बात है। इसलिए
किसी भी प्रकार की कंसेप्चुअल क्लियरिटी अगर होती है तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते। खैर पोकर साहब ने ये अपनी बात को रखते हुए ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद में जसपत राय कपूर साहब जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी संयुक्त प्रांत के हैं, वो कह रहे हैं साहब मेरा भी तो एक संशोधन था, मुझे भी रखने का कहा जाए। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि 1798 पेश नहीं किया गया, जो संशोधन पेश नहीं किया गया उस संशोधन पर संशोधन रखने का आपको अधिकार नहीं है। जसपत राय कपूर साहब कह रहे हैं मेरा भी एक संशोधन है, मुझे भी रखने दिया जाए। तो जसपत राय कपूर साहब की इस बात पर अध्यक्ष साहब ये कह रहे हैं कि जिस संशोधन पर आपका संशोधन आ रहा है उस संशोधन को रखने की हमने परमिशन ही नहीं दी है। तो जिस संशोधन पर आपका संशोधन आ रहा था इसका मतलब आपको भी वो संशोधन नहीं रखना है। जब मूल बात ही नहीं आई तो फिर आप उसके ऊपर संशोधन कैसे रखेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। खैर जसपत राय कपूर साहब कह रहे हैं नहीं सर, मुझे विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर उसे फौरन ही स्वीकार कर लेंगे, हालांकि यह शाब्दिक संशोधन है पर आवश्यक है। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं यदि वह शाब्दिक संशोधन है तो आप जाकर डॉक्टर अंबेडकर साहब से बात कर लो, यहां रखने की जरूरत नहीं है। जसपत राय कपूर साहब कह रहे हैं उसे पेश करने दिया जाए या नहीं ये मैं आप पर छोड़ता हूं। तो डॉक्टर अंबेडकर खुद बोल जाता है अरे ये तो छपा हुआ संशोधन नहीं है, इसलिए इसको रखने के लिए नहीं कहा जाएगा। खैर ये पेश नहीं किया गया। अब आ रहे हैं एच.वी. कामत साहब, हरि विष्णु कामत साहब। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में प्रोफेसर के.टी. शाह के एक महत्वपूर्ण संशोधन के बाद सरदार हुकुम सिंह जी का संशोधन और इसके बाद में अब आ रहे हैं एच.वी. कामत साहब। एच.वी. कामत साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिए। वो कह रहे हैं इस अनुच्छेद में यानी अनुच्छेद 102 जो आज का है अनुच्छेद 123 क्या कह रहे हैं। अनुच्छेद 102 के खंड के उपखंड क में बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट शब्दों के पश्चात विद इन 4 वीक्स ऑफ इट्स, वो कह रहे हैं संसद का वापस जब अधिवेशन होगा उसके 4 सप्ताह के भीतर भीतर उस अध्यादेश को स्वीकार करना होगा संसद के द्वारा, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगा। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, जूम के साथियों से और यूट्यूब के साथियों से, एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं 4 सप्ताह के भीतर भीतर वो समाप्त हो जाएगा। आज क्या लिखा हुआ है चंद्रवीर जी, बताओ आज क्या लिखा हुआ है संविधान में? अभी मालूम पड़ जाएगा कितने एक्टिवली हम लोग देख रहे हैं। अरे वाह, विराट भाई ने बोला 6 सप्ताह लिखा हुआ है। अर्पित जी 6, बेबी जी 6, मुकेश जी कह रहे पता ही नहीं है, अरजित कुमार जी 6, राहुल भाई 6, रक्षा जी 6, बहुत बढ़िया, प्राची जी 6 मंथ नहीं है भाई। अरे 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 अरे, मेरी बहन एक प्राची कह रही है 6 महीने, 6 महीने नहीं है भाई, 6 सप्ताह है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 ये कहता है कि संसद का सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा और वह अध्यादेश संसद का अगला अधिवेशन जब शुरू होगा उसके अगले 6 सप्ताह तक जीवित रहेगा। ऐसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 की भाषा है। ये जो भाषा लिखी हुई 6 सप्ताह, उसकी जगह पर एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं 6 सप्ताह नहीं 4 सप्ताह लिखिए। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, 4 सप्ताह की बात क्यों कह रहे हैं, जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं एवरी सच ऑर्डिनेंस शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 4 वीक्स। 4 सप्ताह के भीतर उस सदन में रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, वो तर्क दे रहे हैं। मेरा इस संशोधन का महत्व अथवा औचित्य एक कमी के कारण उत्पन्न होता है जो यहां आ गई है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि की व्यवस्था इस अध्याय में कोई भी अनुच्छेद नहीं करता है। अब तक हम इसी ख्याल में थे कि कम से कम भारतीय सरकार के अधिनियम और गवर्नर जनरल की उसमें दी हुई अध्यादेश बनाने की शक्ति के अनुभव के आधार पर एक अध्यादेश स्वाभाविक रूप से 6 महीने के अवसर पर 6 महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं अनुच्छेद में यह कहा गया कि संसद के पुनः बैठने के 6 सप्ताह के अंत हो जाने पर यह परिवर्तन में नहीं रहेगा, तो भी एच.वी. कामत साहब संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं संसद के पुनः एकत्रित होने से 6 सप्ताह संसद को कभी आहूत नहीं किया जाता है। अपने राष्ट्रपति से हम एक संवैधानिक राष्ट्रपति होने की आशा करते हैं और ये आशा करते हैं कि वे सदा संसद की मंत्रणा अथवा निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। परंतु ये कौन जानता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। यदि राष्ट्रपति एकाधिपति होना चाहते हैं अथवा एकाधिपति की शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं और यदि इस अनुच्छेद का ज्यों का त्यों रहना दिया जाता है तो जो आपात उत्पन्न हुआ है उस पर तथा जिन परिस्थितियों के कारण उसके लिए अध्यादेश
का प्रख्यापन करना आवश्यक हो गया, उन पर विचार करने के लिए संसद आहुति नहीं करे। एच.वी. कामत साहब बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। एच.वी. कामत साहब ये कह रहे हैं कि आपने संविधान में ये लिख दिया कि संसद का जब अधिवेशन वापस शुरू होगा उसके अगले 6 सप्ताह तक अध्यादेश जारी रहेगा। वो कह रहे हैं कि संसद का अधिवेशन बुलाने यानी आहूत करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। अगर राष्ट्रपति के मन में कभी ख्याल आ गया कि मुझे तो तानाशाह बन जाना चाहिए और वो तानाशाह बनने के लिए कभी संसद का अधिवेशन बुलाए ही नहीं, और जब संसद का अधिवेशन बुलाएंगे ही नहीं तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश तो संसद का अधिवेशन वापस शुरू होने के अगले 6 सप्ताह तक जारी रहेगा। तो इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। कितना लंबा खिंच जाएगा संसद का अधिवेशन, पता नहीं कब बुलाया जाएगा, उसके अगले 6 सप्ताह तक जारी रहेगा। राष्ट्रपति के मन में आ गया कि मुझे तो बनना है तानाशाह, तो वो अधिवेशन बुलाएगा ही नहीं। ऐसा एच.वी. कामत साहब प्रश्न करते हैं। क्या ये संभव है? क्या बताओ भाई, जरा बताइए, इज इट पॉसिबल? जो एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं, क्या ये बात संभव है? क्या पानी चेंज करो यार, गर्म पानी क्यों लाके दिया है? 47 का टेम्परेचर है। हाँ, नहीं संभव है। क्यों संभव नहीं है बताओ भाई? आप सब ने कहा नहीं नहीं नहीं, रक्षा जी, चंद्रवीर जी, विराट जी, राहुल जी, अजीत जी, सुनील जी, दुर्गा जी, बेबी जी, नीतीश कुमार जी, तो बताओ ना, नहीं क्यों संभव नहीं है ऐसा? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक वर्ष में 2 सत्र बुलाने ही पड़ेंगे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 2 सत्रों में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। जब संसद के 2 सत्रों में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, तो आपके मन में ये ख्याल क्यों आ गया कि राष्ट्रपति कभी संसद का अधिवेशन बुलाएंगे नहीं? बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि संसद के 2 सत्रों में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। जब 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, तो अध्यादेश अधिक से अधिक 6 महीने और 6 सप्ताह तक जीवित रहेगा। एक साल में 2 सेशन होना ही है, बिल्कुल होना ही है, क्योंकि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। तो एच.वी. कामत साहब को यह आशंका हुई कि आप अधिकतम अवधि लिख क्यों नहीं रहे हो? अधिकतम अवधि नहीं लिखी तो राष्ट्रपति कभी संसद का अधिवेशन बुलाएगा नहीं, और अधिवेशन बुलाएगा नहीं तो अध्यादेश जारी रहेगा। तो क्या राष्ट्रपति के पास इस प्रकार की पावर होनी चाहिए क्या कि संसद का जो काम है उसकी जगह पर राष्ट्रपति अपने हिसाब से काम करने लग जाए? ऐसी बात कही गई, तो ये बिल्कुल अपने को मालूम होना चाहिए। तो अध्यक्ष जी वही बात कह रहे हैं जो मैंने आपके सामने रखी। वो कह रहे हैं अरे क्या कर रहे हो कामत जी, आर्टिकल 69 में सब कुछ साफ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि संसद के सदनों को प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार अधिवेशन के लिए आहूत किया जाएगा, तथा उनके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तिथि के बीच में 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसा वो कह रहे हैं। एच.वी. कामत साहब, अध्यादेश का प्रख्यापन करने के 6 माह के पश्चात वह आगामी सत्र आहूत कर सकता है, फिर संसद के प्रारंभ से 6 सप्ताह के पश्चात वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। एच.वी. कामत साहब क्या कह रहे हैं? अध्यादेश जारी करने के 6 माह के पश्चात वह आगामी सत्र आहूत कर सकता है, और फिर संसद के प्रारंभ से 6 सप्ताह के पश्चात वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। इसका यह अभिप्राय है कि अध्यादेश का प्रवर्तन 7.5 माह तक रहेगा। बिल्कुल ये बात सही है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? 6 सप्ताह, 6 महीना, 6 महीने और 6 सप्ताह, तथा इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर देंगे आप? 6 महीने, 6 सप्ताह, 6 महीने और 6 सप्ताह, और इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 6 महीने और 6 सप्ताह। बिल्कुल सही है। इस बात पर चर्चा हुई संविधान सभा में 23 मई 1949 को संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा हुई, और एच.वी. कामत साहब ने कहा कि आप जो बात कह रहे हैं उस बात को ही अगर मैं ले लूं तो उसके हिसाब से तो लगभग 7.5 माह तक अध्यादेश जिंदा रह जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं, कौन? एच.वी. कामत साहब, कि 7.5 माह तक संसद के बिना पूछे हुए आप किसी कानून को लागू रखवाते हो, तो ये तो ठीक बात लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए नहीं है। पानी गर्म है यार, थोड़ा इसको चेंज करना। चाय मैं नहीं लूँगा, आप पी लो यार। लेके आ गया? अरे यार, तो पानी भी पिलाओ फिर। हाँ सर, मैं पानी लेता हूँ। हाँ बिल्कुल।
तो ये बात है, तो ये बात आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। ये जो 6 महीने और 6 सप्ताह का जो गणित है, जिसे हम लोग कभी कभी 7.5 माह कह देते हैं, वो 7.5 माह की गणित पर चर्चा हुई थी 23 मई 1949 को। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे हम चर्चा अगर करें तो हम सारी बात समझ सकते हैं। वो खुद कह रहे हैं, कौन, एच वी कामत साहब, कि मैंने साधारण गणित के अनुसार गणना की है, एक अध्यादेश को 7.5 माह तक लागू रखा जा सकता है। 7.5 माह तक अधिक अध्यादेश लागू रह सकता है इस गणित के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में हृदयनाथ जी कुंजरू आ रहे हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद में उपखंड में जो 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट शब्दों की जगह पर लिख दो 30 डेज। अब हृदयनाथ जी कुंजरू कह रहे हैं कि 6 सप्ताह मत लिखिए, 6 सप्ताह की जगह आप क्या लिख दीजिए, 30 दिन लिख दीजिए। कौन कह रहा है? हृदयनाथ जी कुंजरू, संविधान सभा के एक बड़े महत्वपूर्ण सदस्य हैं हृदयनाथ जी कुंजरू। वो ये कह रहे हैं कि आप 6 सप्ताह की जगह पर 30 दिन की अवधि लिख दीजिए। वो कह रहे हैं कि यूरोप के कई सारे देशों में इस प्रकार की बातें हुई है और वहां पर भी इतनी लंबी अवधि नहीं रखी है, तो 6 सप्ताह तो लगभग 1.5 महीना हो जाता है। तो 1.5 महीने की जगह पर आप क्या लिख दीजिए, 30 दिन लिख दीजिए। ऐसा हृदयनाथ जी कुंजरू साहब अपना संशोधन रखते हुए कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है? वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ऑर्डिनेंस के संदर्भ में, इतनी जबर। आज वैसे है ना, मैं आपको बता दूं, 2 ही विषय पर चर्चा की जाएगी, एक ऑर्डिनेंस और दूसरा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, तीनों अलग अलग होना चाहिए। बस इस विषय पर चर्चा की जाएगी। वो भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अलग अलग होनी चाहिए, वो तो थोड़ी चर्चा होगी। ज़्यादातर चर्चा इस विषय पर होगी, ऑर्डिनेंस के बारे में। यही तो बात है जो हम कोशिश कर रहे हैं संविधान सभा की बहस को हूबहू देखने की। उसके पीछे हमारा इंटेंशन साफ है। आप जरा देखिएगा, ये इतनी बड़ी किताब है, 1450 पेज की ये किताब है। इस पर हम बार बार विचार क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको समझ में आ सके कि संविधान निर्माता हमारा क्या चाहते थे। तो ये बातें मैंने आज रखने की आपके सामने कोशिश की है। और 23 मई की चर्चा तो बड़ी लंबी चर्चा है। एक आर्टिकल, एक ऑर्डिनेंस के ऊपर इतनी लंबी चर्चा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन इसके बाद में आपके मस्तिष्क में न रहे। यूट्यूब के जो हमारे साथी हैं, जैसे अनी भाई कह रहे थे, अगी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अनी भाई, मेरा कोशिश ये है कि इस चर्चा को अगर आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसके बाद में आप खुद एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं संविधान के। आप जरा देखिए, एक ज़माना हुआ करता था जब हम संविधान सभा पर चर्चा कितनी करते थे, आधा घंटा क्लासेस में करते थे। और अगर आप IAS या स्टेट PSC के लिए तैयारी कर रहे हैं तो संविधान सभा पर घंटे पर चर्चा हो जाती थी। आप जरा सोचिए, हम 300 घंटे संविधान सभा पर चर्चा कर रहे हैं। 167 डेज संविधान सभा की जो बैठक हुई उस पर हम लोग हूबहू चर्चा कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये कि जितने भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। यस, ऑल एस्पेक्ट्स टू क्लियर ड्यू टू दिस डिबेट एंड डिस्कशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं लकी भाई आप। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू योर एफर्ट्स। थैंक यू सर। अरे नहीं, ये सब आपकी वजह से है। अगर आप नहीं आते रोजाना तो हम लोग इस तरह की बात ही नहीं कर पाते। ये सब आपकी वजह से है। चर्चा मंच से बहुत अच्छी है, कारगर साबित हुई है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, जीवन में संविधान इस तरह से समझने का अवसर बार बार नहीं मिलेगा। खैर, ये तो एक अलग टाइप का प्रयास है। एक्चुअल में भारत का संविधान, देखिए ये ऐसी किताबें, 8 किताबें हैं यार, जरा सोचिए। अब 8 किताबें, 1450 पेज की ये किताब है, तो मतलब 12-13 हज़ार पेजेस, 12-13 हज़ार पेजेस हम कब पढ़ेंगे? तो इससे अच्छा है कि उसका मूल जो सार है वो पढ़ ले, ताकि संविधान के संदर्भ में जितनी भी जो भ्रांतियाँ, संविधान के संदर्भ में जितने भी जो प्रश्न हैं वो सब आ जाए हमारे। ठीक है, तो ये एक अलग टाइप का प्रयास है। इसमें जो संविधान जो एक एलिट डॉक्यूमेंट बन गया, एक अभिजातीय वर्ग का, कुछ एक लोग पढ़कर अपने पास ही ज्ञान को रखते हैं, वो जो एलिट डॉक्यूमेंट है उसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, मास डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, जनता का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। ये हमारा प्रयास है। अंशु कह रहे हैं सर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस क्लास का अलग ही मजा है। देखो भाई अंशु जी, सीधी सी बात है,
ये एक क्लास नहीं है, ये भारत का संविधान जो है, भारत की जो गीता है, जो रामायण है, उसको पढ़ने का एक प्रयास है, ये करना चाह रहा। खैर, इसके बाद में हृदयनाथ जी कुंजरू एक और बात कह रहे हैं। वो कह रहा है कि अनुच्छेद 102 के नीचे जो व्याख्या लिखी हुई है उस व्याख्या को आप हटा दीजिए। वैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे भी व्याख्या लिखी हुई है, उस व्याख्या को हटाने की बात कर रहे हैं कौन? हृदयनाथ जी कुंजरू। सुधीर भाई, हाँ, ये जो अटेंडेंस है हम लोग लगातार ले रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बिहार से जो हमारे साथी है सुधीर भाई, स्क्रीनशॉट भी लेने के पीछे कारण यही बनता है कि किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। और इस बार तो देखिए 16, 17, 18, 19 और 20 5 दिन बैठक हो गई। आज 23 है, 23, 24, 25, 26 और 27 फिर 5 दिन बैठक होगी। फिर सैटरडे संडे को नहीं, अपना वाला सैटरडे संडे नहीं, उनका सैटरडे संडे। इस प्रकार से टोटल 23 दिन की बैठक होने वाली है। 23 दिन में बैठक में जो 18 बैठ के अटेंड करेगा उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये मैंने कई बार आप लोगों को कहा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आ रहे हैं प्रोफेसर के.टी. शाह। वो क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद 102 के खंड 2 के उपखंड क में पार्लियामेंट शब्द के पश्चात, जहां वो प्रथम बार आता है, इमीडिएटली आफ्टर ईच हाउस असेंबल्स, ये शब्द लिख दिया जाए। ऐसा वो कहना चाहते हैं प्रोफेसर के.टी. शाह। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुझे विश्वास है कि हम में से अधिकांश अध्यादेश बनाने की शक्ति को मुख्य कार्यपालिका में निहित करने से कुछ सीमा तक गणना अथवा अविश्वास करते हैं। चाहे हम उस पर कितना ही आवरण डालें, चाहे वो कितना ही आवश्यक हो, चाहे वो कितना ही न्याययुक्त हो, परंतु वो विधि नियम का निषेध है। भाई, अध्यादेश जारी करना कोई अच्छी बात नहीं है। अध्यादेश तो हम विषम परिस्थितियों में जारी करते हैं, जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा। अब आ रहे हैं सरदार हुकुम सिंह जी, अब संशोधन रखेंगे। उस समय उनको रखने की परमिशन नहीं दी, अब रखा जा रहा है। कौन सा संशोधन? कि राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करेंगे वो मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। वो कह रहे हैं आफ्टर कंसल्टेशन विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद से परामर्श करने के पश्चात अध्यादेश जारी किया जाएगा, ऐसा सरदार हुकुम सिंह जी कह रहे हैं। ये सरदार हुकुम सिंह जी वही है जो राजस्थान के राज्यपाल भी बने थे, या ध्यान रखना, ये सरदार हुकुम सिंह जी वही है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे, संविधान सभा के एक एक्टिव मेंबर। वो कह रहे हैं ये इतना स्पष्ट है कि शायद मुझे ये उत्तर मिले कि सब संविधानों में ये माना जाता है कि संवैधानिक प्रमुख सदैव मंत्री परिषद की मंत्रणा के अनुसार कार्य करता है, और अन्य संविधानों में ये विशेष रूप से नहीं दिया जाता है कि वह ऐसा करे। इस बात को जानते हुए भी मैंने ये संशोधन पेश किया है, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि हम एक लिखित संविधान बना रहे हैं जिसमें हम प्रत्येक विवरण रख रहे हैं, और जिसके फलस्वरूप ये संविधान बहुत बड़ा भारी हो गया है। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विषय जो इतना स्पष्ट है, अवश्य लिखा जाए। सरदार हुकुम सिंह जी साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ये जानता हूं कि दुनिया के अनेक देशों के संविधान में वहां के कार्यपालिका प्रमुख को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, और वहां ये लिखा हुआ नहीं है कि वो मंत्री परिषद के परामर्श के पश्चात अध्यादेश जारी करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम हमारे यहाँ पर लिखें, क्योंकि हम अपने संविधान में जब इतनी सारी छोटी छोटी बातों को लिख रहे हैं, तो मंत्री परिषद वाली बात यहाँ पर क्यों नहीं लिखे? कभी राष्ट्रपति ने अपने मन से अध्यादेश जारी कर दिया तो क्या होगा? ये वो कह रहे हैं। कौन? सरदार हुकुम सिंह जी। इसलिए आप लिख दीजिए ना, क्या लिख दीजिए कि मंत्री परिषद के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। सरदार हुकुम सिंह जी ने कहा था, भाई बहुत ध्यान से सुन लीजिए, सरदार हुकुम सिंह जी ने यह संशोधन रखा था कि मंत्री परिषद के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। इस प्रकार की शब्दावली जोड़ दी जाए। इसके बाद में आते हैं आर के सिद्धवा जी। कहां चले गए भाई? हाँ, आर के सिद्धवा जी ये रहे। वो ये कह रहे हैं कि साहब अभी थोड़ी देर पहले जो पोकर साहब ने जो संशोधन रखा था वो नियम विरुद्ध है। पोकर साहब ने क्या कहा था कि अध्यादेश ऐसे विषय पर जारी नहीं किया जाएगा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, जो वर्तमान के अनुच्छेद 21 यानी देश स्वतंत्रता के अधिकार का क्या करता, हनन करता, ऐसे विषय पर अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की शब्दावली लिख दीजिए। तो सिद्धवा जी कह रहे हैं ये तो नियम विरुद्ध है। फिर पीएस देशमुख जी आ रहे हैं जो कि मध्य प्रांत और बरार से हैं। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, इस अनुच्छेद पर बहुत से संशोधन पेश किए गए। सदन के लिए स्वाभाविक होगा कि वह इस बात पर जोर दे कि न तो संसद की साधारण शक्तियों को सीमित किया जा सकता है और न संसद की इच्छाओं का किसी अप्रत्यक्ष रूप से दमन किया जाएगा। इसी उद्देश्य से
इस सदन के अनेक माननीय सदस्य अध्यादेश के प्रवर्तन की काल विधि को सीमित करने के पक्षधर। एक्चुअली में संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अध्यादेश की शक्ति से थोड़े से घबराए हुए हैं। उन्हें यह आशंका है कि अध्यादेश की जो शक्ति दी गई है वो कहीं दिक्कत ना हो जाए, अध्यादेश की शक्ति का कहीं दुरुपयोग ना हो जाए, अध्यादेश की शक्ति से कार्यपालिका अपनी मनमर्जी से काम ना चला ले, अध्यादेश की शक्ति से संसद का पावर ना छीन लिया जाए, क्योंकि अध्यादेश जारी करना कोई अच्छी बात नहीं है। अध्यादेश तो विषम परिस्थितियों में जारी किया जाए ये ठीक है, लेकिन अध्यादेश की अवधि अगर आप लंबी कर देंगे तो ऐसी स्थिति में संसद को बिना पूछे हुए देश में शासन चलाया जा सकता है, ऐसा पीएस देशमुख साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। और इसलिए अधिकांश मेंबर्स क्या चाह रहे हैं कि अध्यादेश की अवधि लंबी नहीं होनी चाहिए। कोई कह रहा है 30 दिन लिख दो, कोई कह रहा है 4 सप्ताह लिख दो, आप 6-6 सप्ताह लिख रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। ज्यादातर मेंबर ऐसा कह रहे हैं। जब ये बात कह रहे हैं तो एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं, संविधान का निर्माण केवल असाधारण काल के लिए नहीं किया जाता है, वो भावी अनेकों वर्ष के लिए बनाया जाता है। तो पीएस देशमुख साहब कह रहे हैं हाँ ये मुझे मालूम है, और 1935 के अधिनियम में भी जो अध्यादेश जो था वो गवर्नर जनरल के पास हमने पावर दी थी। तजमुल हुसैन साहब अब आ रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। पहली बात तो 1802 को लेना चाहिए, जो मेरे माननीय मित्र हृदयनाथ कुंजरू द्वारा पेश किया गया। वो कह रहे हैं कि अध्यादेश संसद के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः होने पर 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रभाव शून्य हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। मेरे माननीय मित्र पंडित कुंजरू कहते हैं कि अध्यादेश के लागू करने से 30 दिन की समाप्ति पर वो प्रभाव शून्य हो जाए। श्रीमान, मैं निवेदन करता हूं कि मैं इसे समझने में असमर्थ हूं। केवल आपातिक स्थिति में ही अध्यादेश लागू किए जाते हैं। मान लीजिए कि आपात ऐसा है कि वह 30 दिन से अधिक रहे, तो उस दिशा में हम क्या करें। हृदयनाथ कुंजरू जी ने कहा कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि 30 दिन होनी चाहिए। तो तजमुल हुसैन साहब कह रहे अरे भाई, आपातकालीन स्थितियों में अध्यादेश जारी किया जाएगा, और आपातकालीन स्थिति अगर 30 दिन से ज्यादा होगी तो फिर क्या करोगे। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं हमको लगता है कि तजमुल हुसैन साहब हमारी बात को समझ नहीं पाए। तो तजमुल हुसैन साहब वापस बोल रहे हैं, श्रीमान जिस समय पंडित कुंजरू ने यह संशोधन पेश किया था मैं यहाँ पर नहीं था, पर उनके संशोधन से यह स्पष्ट है कि वे ये चाहते हैं कि 30 दिन की अवधि की समाप्ति पर अध्यादेश प्रभाव शून्य हो जाए। यदि यही बात है तो मैं आपके समक्ष एक उदाहरण रखूंगा। मान लीजिए कि साधारण निर्वाचन के लिए लोकसभा का आज विघटन हो जाता है और दूसरे दिन आपात स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो संघ का राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करेगा, तो आप क्या करेंगे। सदस्य तो है ही नहीं, आप किस प्रकार पुनः संसद को बुलाएंगे। वो कह रहे लो कर लो बात, लो सुन लो भाई, जूम के साथ ही यूट्यूब के साथ ही बहुत ध्यान से इस बात को सुन लीजिए। जो प्रश्न लेकर आए हैं तजमुल हुसैन साहब वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया आज और कल लोकसभा भंग हो गई, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। आप तो कह रहे हो कि संसद का पुनः अधिवेशन जब होगा तो अधिवेशन पुनः होने के 6 सप्ताह के भीतर उसे संसद के द्वारा स्वीकार करना होगा, और 6 सप्ताह के भीतर अगर स्वीकार नहीं किया तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। आप तो ऐसा कह रहे हो। अरे जब लोकसभा भंग हो गई तो फिर क्या करोगे। तो जवाब दीजिए भाई जूम वालों और यूट्यूब वालों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश आज जारी किया और कल अगर लोकसभा भंग हो गई तो फिर क्या होगा। फिर क्या होगा बताइए। होगा क्या, वही होगा जो मंजूर संविधान होगा। अरे भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि लोकसभा अगर भंग भी हो जाए तो नए चुनाव 6 माह के भीतर होगा भाई, 6 माह के भीतर हो जाएगा नया चुनाव, और नए चुनाव होते ही संसद का अधिवेशन बुलाया जाएगा, और संसद का अधिवेशन बुलाते ही उसके अगले 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को स्वीकार करना होगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा, नया चुनाव होगा। और नए चुनाव आपको नया करवाने ही पड़ेंगे, कोई लोकसभा कोई हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी भंग हो रही है। आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न संसद में संविधान सभा में पूछे गए, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए बड़ी गजब की बातें हैं, और मुझे लगता है कि इन बातों के बाद में आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहने चाहिए किसी भी संदर्भ में। फिर वो कह रहे हैं सरदार हुकुम सिंह जी द्वारा पेश किए गए संशोधन में यह कहा गया कि जब भी कोई अध्यादेश लागू किया जाता है तो मंत्री परिषद से पहले से परामर्श कर लेना चाहिए। ये बहुत ही ठीक है, हमें इसका समर्थन करना चाहिए। आखिरकार प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल ही जनता के मुख्य प्रतिनिधि है,
इसमें संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति भी समस्त संघ का प्रतिनिधित्व करता, परंतु मैं समझता हूं प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा तजमुल हुसैन साहब सरदार हुकुम सिंह जी की बात का समर्थन करते हुए कह रहे हैं। सरदार हुकुम सिंह जी कह रहे हैं कि अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद के परामर्श पर जारी किया जाएगा। तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं कि सरदार हुकुम सिंह जी जो कह रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद महत्वपूर्ण है, हालांकि राष्ट्रपति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है, इसलिए मंत्री परिषद के परामर्श पर ही अध्यादेश जारी करें। ये बात ठीक ही तो कह रहे हैं, ऐसा तजमुल हुसैन साहब सरदार हुकुम सिंह जी का समर्थन करते हुए कह रहे हैं। अब आ रहे हैं महबूब अली बेग साहिब, मद्रास के। अध्यक्ष महोदय, पंडित कुंजरू द्वारा पेश किए गए संशोधन तथा श्री पोकर द्वारा पेश किए गए संशोधन से भी मैं पूर्णतया समर्थन हूं। मैं पूर्णतया उनका समर्थन करता हूं और मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर इस संशोधन को स्वीकार करेंगे, ऐसा महबूब अली बेग साहब कह रहे हैं। अब आ रहे हैं खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, संविधान सभा के एक बहुत अधिक एक्टिव मेंबर, संविधान सभा में सबसे ज्यादा विचार व्यक्त करने वाले, संविधान सभा में सबसे ज्यादा बोलने वाले, संविधान सभा के सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देने वाले, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा लाए गए संशोधनों का जवाब देने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब अब क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। अध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद 102 में दिए गए उपबंधों पर मेरे मित्र पंडित कुंजरू ने कुछ मौलिक आपत्तियां उठाई है। अपने भाषण में उन्होंने ये कहा कि हम सचमुच भारतीय सरकार के 1935 के अधिनियम के उपबंधों को पुनः रख रहे हैं, जिनकी देश के सभी दलों ने निंदा की थी। एक्चुअली में कुंजरू जी ने यह कहा कि आप 1935 के अधिनियम के प्रावधानों को ही रख रहे हो, हमने तो उस टाइम इसकी आलोचना की थी, अब 1935 के अधिनियम को ही लेके आ रहे हो। वो कह रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मित्र पंडित कुंजरू को यह याद नहीं रहा कि 1935 के अधिनियम में दो भिन्न भिन्न उपबंध है। उपबंधों की एक श्रेणी भारत सरकार के उस अधिनियम की धारा 42 में और दूसरी श्रेणी 43 में। धारा 43 में दिए गए उपबंध गवर्नर जनरल को वे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते थे जिनको वह अपने उन प्रकारों के पालन करने में आवश्यक समझता था जो संविधान द्वारा उनको सौंपे गए थे और जिनका अपने स्व विवेक अथवा व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार पालन करना उसके लिए अपेक्षित था। ये जो आलोचना की गई कि 1935 के अधिनियम की आप कॉपी कर रहे हैं और 1935 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी है उसको आप कॉपी कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर उसका जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि 1935 के अधिनियम में अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में जो प्रावधान थे वो प्रावधान दो प्रकार के थे, एक स्व विवेक के प्रावधान थे और एक किसी से पूछकर अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में थे। हम यहाँ पर स्व विवेक के प्रावधान नहीं रख रहे हैं, इसलिए 1935 के अधिनियम की यह कॉपी नहीं है। राष्ट्रपति जब भी अध्यादेश जारी करेगा मंत्री परिषद की सलाह से करेगा, परामर्श करेगा, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। फिर वो स्पष्ट कर रहे हैं कि आप क्या कह रहे हो। पोकर साहब कह रहे हैं कि हमारे जो जीने का अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए अध्यादेश के द्वारा। अध्यादेश के द्वारा कहीं राष्ट्रपति ने अपनी पावर का मिसयूज कर लिया तो क्या होगा। अंबेडकर साहब कह रहे क्या कह रहे हो, राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई विधि में वे ही परिसीमाएं होगी जो विधान मंडल द्वारा बनाई गई सामान्य रीति से बनाई गई विधि में होती है। अरे संसद की जो सीमाएं हैं वो सीमाएं राष्ट्रपति के लिए भी है। संसद जिन विषय पर कानून बना सकती है उन विषय पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो संसद के ऊपर जो कानून बात लागू होती है, जो प्रावधान लागू होते हैं, जो लिमिटेशंस लागू होती है, वो राष्ट्रपति के ऊपर भी लागू होगी। इसलिए आपको कंफ्यूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने आपको कहा एक सदन की बैठक चल रही है और दूसरे सदन की बैठक नहीं चल रही है तो क्या अध्यादेश जारी किया जा सकता है, तो आपने मुझे कहा हाँ किया जा सकता है, किसी ने कहा नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि संसद का अधिवेशन चलने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक है। एक ही बैठक नहीं चल रही है तो दूसरे की बैठक चल रही है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं अंबेडकर साहब, मेरे मित्र श्री कामत द्वारा सुझाया गया संशोधन अर्थात संशोधन संख्या 1798 मुझे तो आशयहीन प्रतीत होता है। मान लीजिए एक सदन का सत्र है और दूसरे का नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो अनुच्छेद 102 के प्रावधान आवश्यक है, क्योंकि इस संविधान के अनुसार किसी एक सदन द्वारा कोई भी विधि बनाई नहीं जा सकती है।
संविधान में दोनों सदनों का भाग लेना जरूरी है, अतः एक सदन की उपस्थिति वास्तव में इस परिस्थिति की पूर्ति नहीं करती है। एक सदन की बैठक चल रही है और दूसरे सदन की बैठक नहीं चल रही है, अध्यादेश जारी हो सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने आज स्पष्ट रूप से कह दिया। अब आएंगे खुद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उनके मस्तिष्क में भी बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए जरा, एच.वी. कामत साहब क्या करें, क्या इसका आशय यह है कि जब एक सदन सत्र में हो, मान लीजिए लोकसभा सत्र में हो, तो भी राष्ट्रपति को यह शक्ति होगी? अंबेडकर कहेंगे बिल्कुल होगी। तो एच.वी. कामत कह रहे हैं तब तो मैं कहूंगा यह बहुत ही लज्जाजनक है। एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं तब तो मैं ये कहूंगा ये बहुत लज्जाजनक स्थिति है कि लोकसभा सत्र में है और दूसरा सदन सत्र में नहीं है, फिर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर रहा है। ये तो बहुत लज्जाजनक स्थिति है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं लज्जाजनक जैसी कोई बात नहीं है। संसद कानून बनाती है और संसद का मतलब दो सदन, एक की बैठक है एक की बैठक नहीं है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अभी फीडबैक मत दीजिएगा, अभी तो आधी ही बात हुई है, अभी थोड़ा रुकिएगा। अभी वैसे सांसें तो समय पर आ रही है, मुझे दिख रही है, सबको मिल रही है। ऑक्सीजन चाहिए ना फीडबैक के माध्यम से, तो ठीक चल रहा है अभी रुक जाइए। खैर, अंबेडकर साहब क्या करें। अब मैं मेरे मित्र कुंजरू के संशोधन पर आता हूं। उनका सुझाव है कि अनुच्छेद 102 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो है 30 दिन बाद में समाप्त हो जाना चाहिए। अनुच्छेद के प्रारूप में यह उपबंध है कि संसद की बैठक से 6 सप्ताह तक वो बना रहेगा। मेरे मित्र कुंजरू ने क्यों इस संशोधन को प्रस्तुत किया, इसका कारण यह है कि वे कहते हैं कि अनुच्छेद के मसौदे में दिए हुए प्रावधानों के अंतर्गत 6 सप्ताह से भी अधिक समय व्यतीत हो सकता है, क्योंकि वे समझते हैं कार्यपालिका संसद आहूत करने में 1 या 2 माह लगा सकती है। मान लीजिए संसद 4 माह में आहूत की जाती है तो 6 सप्ताह और होना चाहिए, ये तो व्यवहार्य है। अथवा इससे भी अधिक समय लग सकता है यदि कार्यपालिका संसद आहूत करने में देरी करे। बिल्कुल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होगी। ठीक है, अब एच.वी. कामत साहब कह रहे ठीक है, आपने हमारे सारे प्रश्नों के आंसर दे दिए। एक प्रश्न मैं और पूछना चाहता हूं, पूछो। अध्यक्ष महोदय, अच्छा वो प्रश्न तो डॉक्टर अंबेडकर से पूछ रहे हैं और नाम ले रहे हैं अध्यक्ष महोदय का, क्यों भाई? बताओ जरा। वीरेंद्र जी भरतपुर वालों, आप जवाब दे दीजिए। भरतपुर तो वैसे भी भारी पड़ रहा है अभी, जवाब दीजिए। वो प्रश्न पूछ रहे हैं अंबेडकर से लेकिन कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों? यस, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो कभी किसी मेंबर से नहीं पूछा जाएगा, वो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछा जाएगा। आज भी अगर हमारी लोकसभा में देश के गृह मंत्री से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं सांसद, तो वो लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करेंगे। अध्यक्ष को संबोधित किया जाता है हमेशा। ऐसे वैसे ऐसे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ना, कॉलर किया, ये बाहें ऊंची ऐसे करके, हाँ कहाँ हैं आप मंत्री जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आप सीधा सदन का जो अध्यक्ष है, भले आपके इधर खड़े हो मंत्री जी, तो भी आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते। आप अध्यक्ष जी को कहेंगे अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यस, हमेशा अध्यक्ष को संबोधित किया जाता है। वेरी नाइस। चलिए आ जाए हम अपनी बात पर। तो क्या कह रहे हैं एच.वी. कामत साहब? अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, क्या मैं एक अंतिम प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या ये हमारे विचारों के अथवा स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की विचारधारा के, और मैं समझता हूं ऐसे ही विचार डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध नहीं है कि इस अनुच्छेद में अध्यादेश का अधिकतम काल नहीं रखा जाए? तो अंबेडकर क्या कह रहे हैं? मेरे निजी विचार ये हैं कि जो विरोध की भावना मेरे माननीय मित्र श्री कामत और मेरे माननीय मित्र श्री कुंजरू ने प्रकट की है, उसका साकार कारण इस अध्याय के अभागे शीर्षक राष्ट्रपति की विधायी शक्ति से उत्पन्न होता है। यह शीर्षक होना चाहिए था संसद के सत्र में नहीं होने पर विधान बनाने की शक्ति। मैं समझता हूं यदि इस प्रकार का सीधा सा शीर्षक इस अध्याय को दे दिया जाता तो इस उपबंध पर बहुत सा विरोध दब जाता। ये ठीक है कि अध्यादेश शब्द बुरा है, परंतु श्री कामत अपनी कुशाग्र बुद्धि से कोई अच्छा शब्द मुझे दे सकते हैं तो मैं स्वीकार कर लूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। फिर अध्यक्ष साहब खुद प्रश्न पूछ रहे हैं कि अरे आपने कुछ बताया नहीं, सरदार हुकुम सिंह जी के संशोधन पर तो आपने कुछ बोला ही नहीं। सरदार हुकुम सिंह जी ने कहा कि मंत्री परिषद के
परामर्श पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा? उसके बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं। अध्यक्ष साहब ने यह प्रश्न पूछा डॉक्टर अंबेडकर से। अब अगले कुछ मिनटों तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और डॉक्टर BR अंबेडकर साहब के बीच वार्तालाप दिखाई देगा अध्यादेश के संदर्भ में। क्या पावर है जरा देख लीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस संदर्भ में याद दिलाने के प्रति मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं। बात यह है कि वह संशोधन अनावश्यक है, क्योंकि राष्ट्रपति बिना मंत्रियों के मंत्रणा के न तो कार्य करेगा और न कर सकता है। अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं? संविधान के प्रारूप में ऐसा उपबंध कहां है? बताओ तो जरा। आप कह रहे हैं कि मंत्री परिषद के परामर्श के बिना राष्ट्रपति कार्य नहीं कर सकता। जरा बताओ ऐसा प्रावधान कहां है? अब कौन पूछ रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रश्न पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? डॉक्टर BR अंबेडकर साहब से प्रश्न पूछ रहे हैं। अंबेडकर साहब कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। लेकिन वो संविधान सभा के मेंबर भी तो है, उनके भी कुछ प्रश्न है, जरा देखिएगा। फिर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं संविधान के प्रारूप में ऐसा उपबंध कहां है जो राष्ट्रपति को मंत्रियों की मंत्रणा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है? तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं मुझे विश्वास है कि ऐसा उपबंध है, और वह उपबंध है कि अपने कार्यों के पालन करने में राष्ट्रपति को सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो अध्यक्ष साहब वापस प्रश्न पूछते हैं, चूंकि हम एक लिखित संविधान बना रहे हैं, पर इस संदर्भ में कुछ लिखा होता है ही नहीं। जब हम लिखित संविधान बना रहे हैं तो ऐसा लिखा होता है ही नहीं। तो अंबेडकर साहब क्या करें? यद्यपि इस समय मैं उसे बता नहीं सकता हूं, पर मुझे विश्वास है कि ऐसा उपबंध है। मैं समझता हूं कि ऐसा एक उपबंध है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की मंत्रणा स्वीकार करने के लिए बाध्य है। वास्तव में अपने मंत्रियों की मंत्रणा के बिना वो कुछ कार्य कर ही नहीं सकता, ऐसा अंबेडकर साहब कहते हैं। तो कुछ माननीय सदस्य उनको याद दिलाते हैं कि कौन से अनुच्छेद में इस प्रकार की बात लिखी हुई है। तो अध्यक्ष साहब फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें केवल मंत्रियों के कर्तव्य निर्धारित है, पर उसमें यह नहीं दिया गया है कि यह राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह उनके द्वारा दी गई मंत्रणा के अनुसार ही कार्य करे। उसमें यह नहीं दिया गया है कि उस मंत्रणा को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। क्या संविधान में ऐसा कोई उपबंध है? तो अंबेडकर साहब वापस बोल रहे हैं, क्या मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 61 यानी जो आज का 74 है, क्या मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 61 की ओर आकर्षित करूं, जो राष्ट्रपति के कार्य निर्वहन के संदर्भ में जब तक उसे अपने कार्य निर्वहन के लिए मंत्रणा नहीं मिली तब तक वह अपने किसी कार्य का निर्वहन नहीं कर सकता। ये केवल सहायता और मंत्रणा देना ही नहीं है, अपने कार्य निर्वहन में। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब आर्टिकल 61 का हवाला दे रहे हैं। आर्टिकल 61 आज आर्टिकल 74 के रूप में है। अंबेडकर साहब कह रहे हैं वहां लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। कर्तव्यों के निर्वहन करने वाली ये जो शब्दावली है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंबेडकर साहब ऐसा कह रहे हैं। अध्यक्ष साहब फिर क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। मुझे संदेह है कि यह शब्द राष्ट्रपति को बाध्य भी कर सकेंगे। उसमें केवल यही कहा गया है कि राष्ट्रपति के कर्तव्य प्रयोग में उसको सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा। इसमें यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति उस मंत्रणा को मानने के लिए बाध्य होगा, ऐसा अध्यक्ष साहब प्रश्न पूछ रहे हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर उसका जवाब दे रहे हैं। यदि तत्कालीन मंत्रिमंडल की मंत्रणा वह स्वीकार नहीं करता है तो मंत्रणा प्राप्त करने के लिए उसे मंत्रियों का कोई और निकाय बनाना पड़ेगा। मंत्रियों से स्वतंत्र होकर वो कार्य कर ही नहीं सकता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कह दिया डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कि मंत्रियों की सलाह के बिना राष्ट्रपति कार्य कर ही नहीं सकता। दैट्स ऑल। क्या राजेंद्र प्रसाद जी अब संतुष्ट होते हैं? देखते हैं आगे क्या होता है। फिर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कहीं इस बात की व्यवस्था करने में कि राष्ट्रपति मंत्रियों की मंत्रणा मानने के लिए बाध्य होगा कोई वास्तविक कठिनाई है क्या? आप लिख क्यों नहीं देते कॉन्स्टिट्यूशन में कि राष्ट्रपति मंत्रियों की मंत्रणा मानने के लिए बाध्य होगा? ऐसा लिखने में आपको कोई कठिनाई है क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रश्न पूछ रहे हैं, अंबेडकर साहब जवाब दे रहे हैं। अंबेडकर, हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। यदि मैं ये कह सकता हूं तो प्रवेश लिखित में ऐसा एक उपबंध है, शुरुआत के अनुच्छेद में एक ऐसा उपबंध है। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं मैंने उस पर भी विचार कर लिया, मैंने तो वो भी पढ़ लिया है, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। तो अंबेडकर वापस कह रहे हैं कंडिका 3 इस प्रकार है, संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत सब विषय में शक्तियों का प्रयोग में लाने के लिए राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की मंत्रणा के अनुसार कार्य करेगा। इसमें हम कुछ संशोधन करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं आज का जो आर्टिकल 53 है, राष्ट्रपति को
अपने कार्यपालिका संबंधी कार्यों में सहायता देने हेतु। आर्टिकल 53 पढ़ा, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति के पास होंगे, उस अनुच्छेद का हवाला दे रहे हैं अंबेडकर साहब। फिर ये भी कह रहे हैं उसमें कुछ संशोधन भी प्रस्तावित है। अब अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं, आप इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, जिस रूप में वह है उसमें यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग करने में राष्ट्रपति को मंत्री मार्ग प्रदर्शन करेंगे। अरे भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, गजब का प्रश्न कर रहे हैं। अरे 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 क्या कर रहे हो, यहां तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में सहायता करने के लिए लोग होंगे। हम तो यहाँ विधायी शक्ति की बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की, आप अनुच्छेद 53 को यहाँ कैसे जोड़ रहे हो। अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद 61 अन्य को अन्य विधान में लगभग अक्षरश इसी प्रकार है और राष्ट्रपति ने सदैव यही समझा है कि इस भाषा का यही अर्थ है कि वे उस मंत्रणा को स्वीकार करें। यदि कोई कठिनाई है तो उपयुक्त संशोधन द्वारा उसको अवश्य दूर कर दिया जाएगा। इस बीच एचवी कामत साहब आते हैं। अध्यादेश के अधिकतम काल के विषय पर जो 7.5 माह है, आप इस अनुच्छेद को खामोश छोड़ देंगे क्या, यह असंभव है। अध्यक्ष बोलते हैं, अरे कामत साहब आप क्या दूसरा भाषण देने के लिए आ गए, अभी तो इतनी सारी बातें क्या कर गए हैं, अब दूसरा भाषण देने के लिए आ गए क्या। तो अंबेडकर साहब कह रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से हमारे राष्ट्रपति सर्वथा भिन्न है। हमको अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भारत के राष्ट्रपति की तुलना नहीं करनी चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत पावरफुल होता है, भारत में राष्ट्रपति पावरफुल नहीं है। भारत में राष्ट्रपति इसलिए पावरफुल नहीं है क्योंकि उन्हें मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करना होता है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। इस बीच एचवी कामत साहब फिर कह रहे हैं, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस अनुच्छेद की रचना करने में हम ब्रिटिश शासन से भी एक कदम आगे बढ़ गए और यह बहुत ही भयानक स्थिति है। अरे अरे क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एचवी कामत साहब, अरे आप तो ब्रिटिश सरकार से भी आगे बढ़ गए हो और ये तो बहुत भयानक स्थिति है। तो अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं, आप अपना भाषण दे चुके हैं मिस्टर कामत, मैं नहीं समझता हूं कि इस समय आपको ये बात कहने का अधिकार है। अब मैं संशोधनों पर वोट लूंगा। अब वोटिंग हो रही है। अस्वीकार, अस्वीकार, संशोधन अस्वीकार हो रहे हैं, धड़ाधड़ देख लीजिए। अस्वीकार, 4 सप्ताह अस्वीकार, 30 दिन वाली बात अस्वीकार, मंत्रिपरिषद के परामर्श वाली बात अस्वीकार, और अनुच्छेद 102 संविधान का भाग बन जाए, भाग बन गया। और इस तरह से अनुच्छेद 102 संविधान का भाग बन गया और इसी अनुच्छेद को आज के दिन हम अनुच्छेद 123 के नाम से जानते हैं। तो अध्यादेश पर आज बहुत जबरदस्त चर्चा हुई, आप लोगों ने देख लिया किस तरह से संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों ने अपने विचार रखे। केटी साहब कितनी बार आएंगे भाई, उनके संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया ना। इसके बाद में अध्याय 4 की चर्चा आ रही है। डॉक्टर अंबेडकर खुद एक संशोधन लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं, सम्मान में प्रस्ताव पेश करता हूं क्या कि भाग 5 के अध्याय 4 के शीर्षक में जो फेडरल जुडिशरी लिखा जो है, उसकी फेडरल जो जुडिशरी लिखा हुआ है उसकी जगह पर आप यूनियन जुडिशरी लिख दीजिए। आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। 124 से लगाकर 147 तक जो अनुच्छेद है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। हेडिंग है यूनियन जुडिशरी, पहले इसका हेडिंग था फेडरल जुडिशरी। डॉक्टर अंबेडकर खुद लेकर आए हैं संशोधन और वो कह रहे हैं कि इस अध्याय का जो हेडिंग फेडरल जो लिखा हुआ है उसको हटा दिया जाए और उसकी जगह पर यूनियन लिखा जाए। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने सर BN राव की द्वारा जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया उस पर विचार विमर्श करने का काम जो डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता वाली जो प्रारूप समिति ने किया था, उस समिति ने जो मसौदा बनाया था तब तक फेडरल शब्द लिखा हुआ था। आज संशोधन लेकर आए हैं अंबेडकर, कह रहे फेडरल हटाइए, उसकी जगह पर यूनियन लिखिए। ये देख लीजिए, फेडरल हटाइए, यूनियन लिखिए, और तुरंत इसको स्वीकार कर लिया संविधान सभा के द्वारा, संशोधन स्वीकार। इसके बाद में आ रहा है नया अनुच्छेद 102A। अरे इनको फीडबैक शेयर कर दीजिए, यस फीडबैक लिंक शेयर कर दीजिए, फीडबैक लिंक शेयर कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। ये लीजिए फीडबैक आ गया। बस अब देखिए नया अनुच्छेद आ रहा है, प्रोफेसर KT शाह लेकर आ रहे हैं। प्रोफेसर KT शाह कह रहे हैं अनुच्छेद 102 के आगे एक नया अनुच्छेद जोड़िए 102A,
और उसमें लिखिए 102 ए में क्या लिखिए, इस संविधान के अधीन भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका अथवा विधानमंडल से पूर्णतः पृथक और सर्वथा स्वतंत्र होगी। न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पूर्णतः अलग होगी और स्वतंत्र होगी। इस प्रकार का अनुच्छेद लेकर आए हैं प्रोफेसर के.टी. साहा। प्रोफेसर के.टी. साहा, श्रीमान संविधान निर्माण में यह संशोधन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या कर रहा है, जिस पर मैं अनेक बार बोल भी चुका हूं, परंतु जिस पर मैं इस समय इस दृष्टिकोण से, इस आशा से जोर देना चाहूंगा कि कम से कम न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु यह संशोधन सदन को स्वीकार करना चाहिए। श्रीमान, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत बहुत से देशों में लोकतांत्रिक सरकार की आधारशिला के रूप में समझा जाता है। दुर्भाग्यवश इस महत्वपूर्ण सिद्धांत के एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत लॉन्च करना चाह रहे हैं प्रोफेसर के.टी. शाह। वो कह रहे हैं कि अब हम न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेदों पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप एक अनुच्छेद जोड़िए और अनुच्छेद जोड़ के लिखिए क्या, कि न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से सर्वथा अलग होगी और स्वतंत्र होगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर के.टी. शाह। उसके पीछे दो सिद्धांत है, एक न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य करे और दूसरा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर वो किसी भी प्रकार से निर्भर ना रहे, ऐसा प्रोफेसर के.टी. शाह अपने संशोधन के माध्यम से रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं उतने पूर्ण रूप में इस संविधान में ये अभी तक स्वीकार नहीं हो पाया, पर मुझे विश्वास है कि सैद्धांतिक रूप में इस सदन का बहुमत इस बात पर आपत्ति नहीं करता है। मैंने इसे बहुत ही व्यापक बना दिया है। इस संशोधन में केवल न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं है, बल्कि उसकी स्वतंत्रता भी है। मैं उसे विधानमंडल तथा कार्यपालिका से पृथक रखना चाहता हूं, ऐसा प्रोफेसर के.टी. शाह कह रहे हैं। वो फिर आगे कह रहे हैं कि मैं ये समझता हूं कि जिन जिन देशों में भी लोकतांत्रिक सरकार है, वहां हमेशा न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अलग रही है, साथ ही साथ न्यायपालिका स्वतंत्र भी रही है, ऐसा प्रोफेसर के.टी. शाह अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। इसके बाद में आते हैं के.एम. मुंशी जी। आपको मालूम होना चाहिए, आप जब के.एम. मुंशी जी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर साहब या मोहम्मद सादुल्ला जी या टी.टी. कृष्णमाचारी जी या डॉक्टर अंबेडकर साहब या फिर के.एम. मुंशी जी या माधव राव या डी.पी. खेतान साहब ये जब बोलते हैं तो उनको विचारों को सुनना चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि वो प्रारूप समिति के सदस्य हैं। आपको इसलिए भी सुनना चाहिए क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सर बी.एन. राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद संविधान का नया मसौदा तैयार किया था। इसका मतलब के.एम. मुंशी जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो प्रारूप समिति के विचारों को शायद रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र प्रोफेसर शाह द्वारा प्रस्तावित संशोधन के प्रति मुझे केवल कुछ ही बात कहनी है। जैसा कि सदन ने देखा है, इस संशोधन में दो विचारधारा है। पहली विचारधारा न्यायपालिका शक्तियों का कार्यपालिका शक्ति से पृथक्करण, दूसरी विचारधारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इस समय यदि मैं सदन को स्मरण करा सकता हूं तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जो आरंभ में 18वीं शताब्दी में मॉन्टेस्क्यू ने प्रस्तुत किया था, वह विगत 150 वर्षों के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का आधुनिक राज्य में पालन नहीं किया जा सकता। लो के.एम. मुंशी जी ने तो साफ कह दिया कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत आधुनिक समय में संभव नहीं है। मॉन्टेस्क्यू ने जो पारित किया वो 18वीं शताब्दी थी। अब बड़ा झंझट होगा। अब झंझट इस बात का भी होगा कि कांग्रेस ने अपने विभिन्न अधिवेशनों में इस प्रकार के सिद्धांत को स्वीकार किया था। क्या देश की आजादी के बाद वो लोग जो संविधान का निर्माण का काम कर रहे थे, क्या वो उन सारी बातों को भूल गए थे, या कुछ और बातें थी, या कुछ वो जोड़ना चाह रहे थे, या समय बदल गया था? वो सारी बातों पे आज चर्चा हो रही है। आज हम देखते हैं कि कार्यपालिका अर्ध न्यायिक रूप से अनेक न्यायाधिकरण नियुक्त करता है। हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के आचरण को विनियमित करने वाली विधि के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा अनेकों नियम बनाए जाते हैं। आधुनिक राज्य में कार्यपालिका संविधान की और झगड़ों को निपटाने तक की कतिपय शक्तियों का उपयोग करती है, ऐसा के मुंशी जी कह रहे हैं। अतः शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत एक निंदनीय सिद्धांत है, ऐसा के मुंशी जी कह रहे हैं। ब्रिटिश नमूने को ग्रहण करते हुए यह संविधान पूर्णतया विभिन्न सिद्धांत पर आधारित किया गया है। हमने न्यायपालिका में उतनी स्वतंत्रता निहित कर दी है जितनी कि इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल को प्राप्त है, और उससे अधिक जितनी कि अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। परंतु शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण को अस्वीकार कर दिया गया है, ये शक्तियों के पृथक्करण के संदर्भ में, ऐसा के मुंशी जी कह रहे हैं।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संदर्भ में जिस पर मेरे मित्र प्रोफेसर शाह ने जोर दिया है, इस अध्याय में पर्याप्त सावधानी बरती गई है कि इस संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक प्रणाली एक संयुक्त प्रणाली होनी चाहिए और जो जितनी आधुनिक राज्य में हो सकती है कार्यपालिका से उतनी स्वतंत्र हो। के मुंशी जी जो कि खुद प्रारूप समिति के सदस्य हैं, वो क्लियर कर रहे हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आप चिंतित मत होइए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में जितने प्रावधान होने चाहिए, आधुनिक संविधानों में जहां जहां पर भी न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस के लिए जो प्रावधान किए जाने चाहिए वो सब हमने किए हैं, ऐसा के मुंशी जी कह रहे हैं। अब के मुंशी जी कह रहे हैं तो बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो खुद प्रारूप समिति के एक मेंबर है। अब आ रहे हैं आर के सिद्धवा जी। अध्यक्ष महोदय, विगत 50 वर्षों से भी अधिक समय से कांग्रेस वचनबद्ध है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना चाहिए। प्रत्येक बार यह विषय जनता के समक्ष आया है और मुख्य कारण यही बताया गया कि सिद्धांततः यह बुरा है। एक ही व्यक्ति अभियोक्ता और न्यायाधीश नहीं होना चाहिए और देश में आजकल यही हो रहा है। विगत समय में भी न्याय का बहुत खून हुआ था, जबकि एक ही व्यक्ति न्यायाधीश होता था, एक ही व्यक्ति अभियोक्ता होता था जो अपराधी व्यक्ति के मुकदमे को करता था। मैं इसके ब्यूरो का विवरण नहीं देना चाहता। सिद्धवा जी कह रहे हैं कि देश ने बहुत विषम परिस्थितियों में काम किया है। देश में पहले शक्तियों का पृथक्करण नहीं था और शक्तियों का पृथक्करण नहीं होने की वजह से बहुत नुकसान हुआ। अब चूंकि देश आज़ाद हो गया, हमारा खुद का संविधान बन रहा है, तो हमें शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत को एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा वे कह रहे हैं। इसके बाद में पी के सेन साहब जो कि बिहार के हैं, वो कह रहे हैं, श्रीमान मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर शाह द्वारा पेश किया गया सिद्धांत का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के कर्तव्यों के मिलाने के प्रश्न पर मुझे मालूम नहीं है कितनी बार वाद विवाद हो चुका है। फिर वो राजा राम मोहन राय की बात भी कर लो। संविधान सभा में राजा राम मोहन राय भी है। राजा राम मोहन राय के समय से न्यायपालिका और कार्यपालिका के कर्तव्यों को पृथक करने का परम आवश्यक प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख है। इसके बाद में अध्यक्ष बोल रहे हैं, वो आगे बोल रहे हैं, सॉरी सैन साहब आगे बोल रहे हैं, जबकि मेरे माननीय मित्र श्री मुंशी ने ये कहा है कि ये एक निंदनीय सिद्धांत है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के कर्तव्यों को न मिलाया जाए। हाँ, ये प्रश्न उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में नहीं उठता है। अध्यक्ष आप कह रहे हैं हम यहाँ पर केवल संघ की कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, आप दूसरी वाली चीजों की बात क्यों कर रहे हैं। इसके बाद में एच वी कामत साहब आ रहे हैं, श्रीमान जो संशोधन मेरे मित्र शाह द्वारा पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। श्री मुंशी से न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध तर्क सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एच वी कामत साहब कह रहे हैं आज मुंशी जी ये कह रहे हैं कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत निंदनीय है, ये तर्क सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है, ऐसा एच वी कामत साहब कह रहे हैं। इस बात पर विचार करते हुए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जैसा श्री सिद्धवा ने भी कहा था, आर्टिकल 39 क, आज का भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 कार्यपालिका न्यायपालिका वाला जो है ना पृथक्करण करने वाला, उसकी बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अब आप इस तरह के तर्क कैसे दे सकते हो, मुझे बड़ा सरप्राइज हो रहा है। आप तो ये नहीं कह रहे थे, आप तो कह रहे थे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका व्यवस्थापिका तीनों अलग अलग है, न्यायपालिका स्वतंत्र रहनी चाहिए। अब आपके विचार चेंज क्यों हो रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में आ रहे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी प्रारूप समिति के एक मेंबर थे, देश के जाने माने कानून विज्ञ थे, विधि विशेषज्ञ थे। क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर शाह द्वारा पेश किए गए संशोधन पर मुझे कहीं आपत्तियां हैं। सर्वप्रथम वह इस अध्याय के विषय से संगत नहीं है जो उच्चतम न्यायालय के निर्माण और कृत्यों से संबंध रखता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका में परस्पर संबंध जैसा सामान्य प्रसंग इस अध्याय का विषय नहीं है। यह सत्य है कि संविधान के प्रारूप में न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित कोई सामान्य अध्याय नहीं है। यदि ऐसा होता और यदि हम न्यायपालिका और कार्यपालिका में परस्पर संबंध की व्याख्या करते तो बात दूसरी होती। यदि इस प्रकार का कोई अनुच्छेद रखना ही है तो संविधान के किसी अन्य भाग में उसका स्थान होना चाहिए, न कि यहाँ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस सदन ने किसी न किसी रूप में सामान्य विषय पर, जबकि सदन द्वारा मूल अधिकार पर वाद विवाद होता, विचार कर ही लिया है,
वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्रथम कुछ वर्षों में संविधान का क्रियान्वित करना बड़ा कठिन होता है, तो यह अनुभव किया गया कि क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण को तुरंत ही हाथ में लिया जाए। अतः यह संशोधन उस संकल्प की भावना के विरुद्ध है जो इस सदन द्वारा निश्चित हो चुका है। यह दूसरी बात है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कह रहे हैं कि जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर जब विचार कर रहे थे उस समय हमने इस विषय पर चर्चा कर ली है। उस विषय को अब वापस यहाँ पर लाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि संविधान सभा ने इस विषय पर संकल्प पारित कर लिया था। अब वापस उस पर करना, उस पर संशोधन लाना संविधान सभा की खुद की एक अवहेलना है। तीसरी बात यह है कि इस प्रकार का सामान्य खंड प्रशासन के समस्त तंत्र को अव्यवस्थित कर सकता है। मैं इसे अभी एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करता हूं। जिस तिथि से संविधान लागू होता है उस तिथि से कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पूर्ण पृथकीकरण हो जाता है। यह सत्य है कि अभी भारत के विभिन्न प्रांतों के प्रशासन के ढांचे में कार्यपालिका और न्यायपालिका में कुछ न कुछ मेल अथवा सम्मेल है। न्यायपालिका के संदर्भ में जिस रूप में न्यायपालिका संविधान के विभिन्न भागों पर कार्य करेगी, इस संदर्भ में विशिष्ट उपबंधों के रखे बिना यदि आप इस प्रकार का सामान्य अनुच्छेद रखते हैं तो सामान्य कार्य किस प्रकार ठीक ठीक होगा। अब अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब ये कह रहे हैं कि हमारे देश में कई जगह ऐसी हैं जहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका का बहुत नज़दीक से मिली हुई है। अगर तुरंत ही हम इसको लागू कर देंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसी बात वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मैं सदन के सदस्यों से ये निवेदन करूंगा कि वे अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन का कोई भी अंक ले लें और उन अनेकों अभियोगों को लें जो राज्यों में परस्पर आयोग कहे जाने वाले अथवा अन्य अनेक अर्धन्यायिक आयोगों जो अमेरिका के विभिन्न प्रांतों में कार्य कर रहे हैं आए हुए हैं। इसमें संदेह नहीं, वो एक्चुअली में अमेरिका का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अमेरिका में भी इस प्रकार के बहुत सारे कार्य हैं जो अर्ध न्यायिक है, अर्ध विधायी है, इसलिए पूर्णतया अलग करना संभव नहीं है। ये तर्क आ रहे हैं भाई, देख सकते हैं आप। इसलिए मैं प्रोफेसर केटी साह द्वारा ये जो रखा गया ना कि न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अलग रखा जाएगा, न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र होगी, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं, ऐसा प्रोफेसर केटी साह कह रहे हैं। फिर आ रहे PS देशमुख। श्रीमान मुझे खेद है कि मैं स्वयं को प्रोफेसर केटी साह की विचारधारा के अनुकूल नहीं पाता हूं और उनके द्वारा पेश किए गए संशोधन का समर्थन नहीं करता हूं। और उस ओर से 2 भाषण दिए जा चुके हैं, एक ये मुंशी जी ने बोला, एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला, पर मुझे ये कहते हुए खेद है कि वे पूर्ण रूप से मुझे सुनाई नहीं दिए। वो ऐसा PS देशमुख साहब कह रहे हैं कि 2 विचार आ चुके हैं केटी साह के संशोधन के ऊपर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने भी कह दिया, के मुंशी जी ने भी कह दिया कि वे संशोधन स्वीकार क्यों नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद में आते हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब। श्रीमान मैं हृदय से इस संशोधन के सिद्धांत का समर्थन करता हूं जो पेश किया गया। अब नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं कि प्रोफेसर केटी साह ने जो संशोधन रखा मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। उनको इस स्थान में रखने के औचित्य के संदर्भ में तथा उसका सही पदावली के संदर्भ में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पीछे सिद्धांत है। उसे कहां प्रविष्ट किया जाए तथा उसकी ठीक ठीक पदावली क्या हो, ये तो बाद में विचार करने के विषय है। वास्तव में इस महत्वपूर्ण वाद पर विचार विमर्श और निर्णय करने के लिए इन दोनों विषयों को पूर्णतया पृथक रखना बहुत वांछनीय है, ऐसा कह रहे हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 50 वर्ष से भी अधिक समय तक आंदोलन करने के पश्चात सदन में यह सुनकर यह आश्चर्य होता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता वांछनीय नहीं है। नजरुद्दीन जी अहमद साहब ये कह रहे हैं कि 50 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, और अब जब आज मौका मिला है हमें खुद अपने संविधान का निर्माण करने का, तो हम ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता वांछनीय नहीं है। ये सुनकर मुझे बड़ा अचंभा होता है, ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से संविधान सभा में इस सिद्धांत को लेकर, खासकर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बात को लेकर जो चल रहा है उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद में अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं अब 8 बज चुके हैं क्योंकि शाम को मीटिंग चल रही है। आज शाम को मीटिंग हो रही है ना, आपको मालूम है ना। 23 मई 1949 की शाम को मीटिंग हुई थी संविधान सभा की 5 से 8 बजे के बीच में, और उसका कारण मैंने बता दिया था क्योंकि लोग देहरादून की मीटिंग में गए हुए थे, लेट पहुंचे थे, इसलिए शाम को मीटिंग थी। मैं समझता हूं अब विचार विमर्श बंद कर देना चाहिए, ऐसा अध्यक्ष साहब कह रहे हैं। तो ब्रजेश्वर प्रसाद कह रहे हैं सर मुझे 1 मिनट बोलने दे दीजिए। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं सदन अब और अधिक भाषण सुनने के लिए इच्छुक नहीं है। इसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब आ रहे हैं।
श्रीमान, मैं नहीं समझता हूं कि कोई उत्तर आवश्यक है। यदि मैं कह सकता हूं तो यही कहूंगा कि कदाचित ये दुर्भाग्य की बात है कि प्रोफेसर शाह ने यह संशोधन पेश किया है। जब हम राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों पर विचार विमर्श कर रहे थे, उस समय इस विषय पर पूर्ण विवरण सहित वाद विवाद हुआ था। अतः मैं नहीं समझ पाता हूं कि इस विषय को फिर क्यों उठाया गया और इस पर वाद विवाद क्यों हुआ। अनुच्छेद आर्टिकल 39A में यह विषय लगभग समाप्त कर दिया गया था, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा। अध्यक्ष साहब कहेगा ठीक है, अब मैं इस संशोधन पर वोट कराता हूं। तो राहुल भाई ने लिख दिया कि यह संशोधन अस्वीकार होगा। ऐसा क्यों लिखा आपने, ऐसा क्यों लिखा? अच्छा, वीडियो ऑन कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। टेक्निकल टीम सबसे वीडियो ऑन करवा दीजिए और फिर स्क्रीनशॉट भी लीजिए। एक बार मैं नाम भी ले लेता हूँ। श्रवण कुमार उपाध्याय जी जोधपुर से, रविंद्र रनवा जी, विराट जी, रमेश कुमार जी, राज, सुखदेव जी, राहुल जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी, मीरा गांधी जी, नेहा सिंह जी, निकेश कुमार जी, शुभम रंका जी, अंशु वर्मा जी, प्रमोद कुमार जी, विनय कुमार जी, दुर्गा जी, मनीषा चौहान जी, सरिता जी, मुकेश जी, भावना भाटी, सोनू देवी जी, पायन भाटी, अलका धाकड़, चंद्रवीर गर्ग जी, अंजू हटिवाल जी, प्रेम प्रकाश जी, सरिता जी कुमारी, रवि शंकर गोयल, कन्हैयालाल जी गुर्जर, डॉक्टर राजेंद्र मीणा जी, मुकेश कुमार जी, हंसराज जी सोडा, बगाराम जी टी मैन, ज्योति वर्मा जी, अर्पित जी, सहदेव गुजराती जी, सुखदेव जी, प्राची शर्मा जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी, संजू जी। यस, इतने नाम मुझे दिखाई दे गए हैं। हाँ, तो इनका इसके स्क्रीनशॉट बहुत ढंग से ले लीजिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई इशू नहीं रहे अटेंडेंस को लेकर, क्योंकि सर्टिफिकेट बनाते समय भाई जो आप शिकायतें करते हैं उससे बड़ा दर्द होता है। हमें कोई समस्या नहीं है सर्टिफिकेट देने में, हम तो चाहते हैं अधिक से अधिक सर्टिफिकेट दें, पर कोई अटेंडेंस भी तो पूरी होनी चाहिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरे यूट्यूब के साथी कह रहे हैं हमारा भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूट्यूब वालों के नाम दिखते हैं। हाँ, हंसराज जी कह रहे हैं रील्स में भी डालना, बिल्कुल डाल देंगे, चिंता मत करो, रील्स की चिंता ना करिए। यस, स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि हाँ एक एक स्क्रीन लेके दूसरी स्क्रीन ले लो ताकि सबके आ जाए, और लिंक भी शेयर कर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब इसके ऊपर वोटिंग होती है। जैसा मेरा भाई कह रहा था कि ये अस्वीकार हो जाएगा। क्या, कौन सा संशोधन? इस संविधान के अधीन भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका अथवा विधानमंडल से पूर्णतया पृथक और सर्वथा स्वतंत्र होगी। ये प्रस्ताव अस्वीकार हो गया और इसके बाद संविधान सभा मंगलवार तारीख 24 मई 1949 के सुबह 8 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। तो 24 मई 1949 की सुबह 8 बजे तक के लिए संविधान सभा की यह बैठक स्थगित हो गई। हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का अंबेडकर अध्ययन केंद्र ऐसा जबरदस्त नवाचार कर रहा है। इस नवाचार में आप लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, जूम के साथियों की भी और यूट्यूब के साथियों की। जूम के साथियों की इसलिए क्योंकि वो अपना डेटा पूरा खर्च कर देते हैं यहाँ सुबह सुबह 1.5-2 घंटे तक बात करके, और इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि इसको वर्कशॉप का जो रूप देने में आप लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। यूट्यूब के साथियों का इसलिए धन्यवाद क्योंकि ये बात को हमारी आगे बढ़ाते हैं। यूट्यूब पर रखने का कारण यही है क्योंकि इतनी सारी महत्वपूर्ण बहस जो कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें लेकर जो आ रहे हैं, उन किताबों में जो 60-70 पेज 80 पेज की जो बहस आपके सामने जो रख रहे हैं, जूम पर मीटिंग के साथ ही ये खत्म हो जाती है, लेकिन यूट्यूब पर ये हमेशा पड़ी रहेगी। इस वजह से हम लोग यूट्यूब पर ही इसको रखते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर सुबह 7 बजे मिलेंगे। आजकल मैंने इंस्टा पर आकर रोजाना कहना मना बंद कर दिया, इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। 23, 24, 25, 26 और 27 तक बैठक होगी। 28 और 29 को छुट्टी है क्योंकि उस समय 28 और 29 को शनिवार और रविवार था। फिर वापस 31, इस तरह से बैठकें होगी। टोटल 1 महीना बैठक चलेगी। 23 दिन तक हम लोग मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फीडबैक ढंग से जरूर भर के दीजिएगा। थैंक यू।